जय हिंद। साइंस विद पेन का क्लास में आपका स्वागत है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, बहुत दिन के बाद, आज लगभग 20-25 दिन के बाद आज क्लास आपका चल रहा है। कारण ये होता है कि ड्यूटी को लेकर के समस्या होता है। कोशिश तो हम करते हैं कि हाँ कंटिन्यू हम क्लास दें, लेकिन कंटिन्यू क्लास दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप लाइव के तौर पे या एक टाइमिंग के तौर पे तो नहीं देख सकते हैं इस क्लास को लेकर के, ठीक ना। आप जब जब एक तरह से समय मिलते जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर हम क्या करेंगे, वीडियोज हम बना करके हम डालते जाएंगे। ठीक है, एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक तरह समझिए रहेगा, रिकॉर्डिंग का ही बुद्धि एक तरह से इसमें लगा रहेगा। ठीक है, कि कोशिश मेरा ये रहेगा कि यहाँ की रिकॉर्डिंग करके ही एक तरह से डालते जाएंगे, आप रिकॉर्डेड के रूप में क्लास को आप देखते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट लगभग खत्म हो चुका था। क्या चल रहा था उसमें, कार्बोहाइड्रेट में चल क्या रहा था। अच्छा, ठीक है। चलिए, हम लास्ट जो पिछले क्लास में बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मोनोसेक्राइड, एक होता है आपका ओलिगोसेक्राइड, और एक होता है आपका पॉलीसेक्राइड। यानी मोनोसेक्राइड मतलब सेक्राइड की संख्या के आधार पर हम इसको 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें एक सेक्राइड हो उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं, 2 से लेकर के 10 सेक्राइड हो उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, अगर 10 से अधिक सेक्राइड से मिलकर बना हुआ हो उसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अब पॉली अक्सर वर्ड जो होता है वो अधिक के लिए किया जाता है। अब मोनोसेक्राइड में कौन कौन हम पढ़े थे, गैलेक्टोज पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम, ये फ्रक्टोज पढ़े थे, और क्या चीज़ पढ़े थे हम, ये ग्लूकोज पढ़े थे। 3 था, और उसी के अंतर्गत आपका डीएनए भी आता है, उसी के अंतर्गत आपका आरएनए भी आता है। किसके अंतर्गत, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो होता है, देखिए ओलिगोसेक्राइड में बहुत प्रकार का सेक्राइड, बहुत प्रकार का शर्करा है, यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत है। लेकिन हम अक्सर उस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवेश में जो चीज़ का यूज हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम भी उसी से संबंधित पूछता है। ठीक है, तो हम ओलिगोसेक्राइड्स में हम वैसे सेक्राइड्स का पढ़ेंगे जिसमें एक यूज ज़्यादा हो रहा है। तो कौन कौन होगा, जैसे आपका डाइसेक्राइड, यानी 2 सेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम बोलेंगे जैसे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये सब तुम यूज कर रहे हैं। जैसे देखो क्या था आपका, सुक्रोज था। सुक्रोज किस में पाया जाता है आपका, सुक्रोज पाया जाता है आपका गन्ना में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, वह चीनी में पाया जाता है। इसलिए सुक्रोज को गन्ने वाली शर्करा या चीनी वाली शर्करा भी कहते हैं। और क्या चाहिए आपका, लैक्टोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है आपका, दूध में पाया जाता है। ठीक ना, इस लैक्टोज को क्या कहते हैं हम लोग, दूध वाली शर्करा कहते हैं। उसके बाद एक और क्या था आपका, माल्टोज। माल्टोज को क्या कहते हैं हम लोग, माल्टेज कहते हैं। सॉरी, माल्टोज को कहते हैं माल्ट शर्करा कहते हैं। सॉरी, माल्टेज एंजाइम तो पचाता है, सॉरी। ठीक ना, माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा कहते हैं। वो किस में पाया जाता है आपका, अंकुरित, जो अंकुरित आपका चना हो गया, या तो एक तरह से जो अंकुरित मूंग हो गया, उसमें पाया जाता है। कौन, माल्टोज। उसके बाद अब आते हैं हम डायरेक्ट पॉलीसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड में किसके बारे में पढ़े थे हम, स्टार्च के बारे में पढ़े थे। स्टार्च क्या चीज़ है, वो भी ग्लूकोज से ही बनता है। स्टार्च किससे बनता है, ग्लूकोज से ही बनता है स्टार्च। वो क्या होता है समझिए ध्यान से, जब पौधा जो होता है, पौधे के पास के जो वो लोग भोजन कैसे बनाता है पौधा, सूर्य के प्रकाश से, जल से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके। ठीक है, अगर जिसको सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा से मिल रहा है, जल बहुत अच्छा से मिल रहा है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा से मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, भर भर के भोजन बनाएगा, बहुत ज़्यादा भोजन बनाएगा, भोजन बनाते जाएगा। अब क्या होता है, इतना वो बनाता है जितना कि वो यूज नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो वो क्या करता है, वो एक तरह से वो प्रक्रिया भोजन बनाने के दौरान वो क्या बनाता है, वो भी ग्लूकोज बनाता है। हम लोग भी क्या बनाते हैं भोजन के दौरान, ग्लूकोज ही निर्माण करते हैं। एक तरह से ग्लूकोज का ये हम लोग के कोशिका में यूज होता है, और उन लोग का भी कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज का ही यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा के रूप में वो भी ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और उन लोग में जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो वो किस रूप में जमा कर लेता है, वो स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है। कहाँ जमा कर लेता है, या तो जड़ में करता है, तना में करता है, पत्ती में करता है। इस तरह से वो क्या करता है, स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है। अब जमा हुआ भोजन है तो वो कब वो इस्तेमाल करेगा, देखिए कब करता है, जब देखिए कि जब पतझड़ का समय आएगा। पतझड़ में क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती है। अब बताइए, पत्ती झड़ गया, भोजन जो बनता है लोग का, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाता है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, वो आपका पत्ती में होता है। वो पत्ती में ही भोजन बनाता है। अब पत्ती ही नहीं है तो वो भोजन बना नहीं पा रहा है। तो पहले से जो जमा हुआ भोजन था उसका स्टार्च के रूप में, उसी का उस समय वह इस्तेमाल करता है, क्योंकि भोजन तो बन नहीं रहा, तो इसमें तो पेट सूख जाएगा। तो लेकिन वो क्या करता है, जो स्टार्च के रूप में जो जमा हुआ था भोजन, उसी का यूज वो लोग करता है ऊर्जा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। या ठंड के समय में क्या होता है कि सूर्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, बादल चारों तरफ घिरा हुआ रहता है, कुहासे घिरे हुए रहते हैं। ठीक ना, तो सूर्य का प्रकाश पत्ती पे पड़ेगा तब तो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। उस समय भी क्या होता है, वह भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, चलिए, उस समय क्या होता है, वो भोजन नहीं बना पाता है। तो उस समय फिर वो कैसे जिएगा,
फिर उस समय भी वो क्या करता है, वो जमा हुआ जो उसका था स्टार्च के रूप में जो था उसका इस्तेमाल करता है। यह होता है एक तरह से समझिए ध्यान से कि कोई भी एक तरह से और कोई भी संभावित घटना होता है जिसमें कि वह भोजन नहीं बना पाए, उस समय क्या होता है, वह स्टार्च का इस्तेमाल करता है। जैसे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जब अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो हम लोग का इंसुलिन क्या करता है, रक्त से उस ग्लूकोज को कहाँ देता है, लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में। हम लोग भी क्या करता है करते हैं, हम लोग जो उपवास करते हैं 2-3 दिन तक जो भूखे रहते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो नहीं जब खा रहे हैं तो रक्त में ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से खाते हैं तो वो पच के कहाँ जाता है, रक्त में जाता है। अब हम खा ही नहीं रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज कहाँ जाएगा, रक्त में नहीं जा रहा है। तो अब रक्त में ग्लूकोज का तो आना जरूरी है, क्योंकि वही ग्लूकोज रक्त के माध्यम से कोशिका के पास जाएगा, वह टूटेगा, क्या होगा, ऊर्जा देगा। तब इसके लिए क्या होता है कि हम लोग का भी जो अधिकतम जो ग्लूकोज था उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। कहाँ पे, लीवर के पास रहता है। यह ग्लाइकोजन भी क्या होता है आपका, यह पॉलीसेकेराइड है। और एक और चीज़ क्या था आपका, एक हाइलोरोनिक एसिड जो था, हाइलोरोनिक एसिड के बारे में बताते हैं। हाइलोरोनिक एसिड क्या चीज़ होता है, जैसे कि अभी देखिए मोनालिसा जो थी वो क्या बहुत चर्चित हुई कुंभ के मेला में, पहले कैसी थी दिखने में, लेकिन अभी देखिएगा बहुत अच्छी लगती है दिखने में। वो क्या होता है कि जितने भी हीरो हीरोइन सब जो होता है मूवी के पहले उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें जाने के बाद फिर अच्छे लगने लगते हैं। कारण क्या होता है, वो लोग हाइलोरोनिक एसिड का इस्तेमाल करता है। हाइलोरोनिक एसिड क्या करते हैं, बाद में यहाँ पे गड्ढा है, किसी कारण से गड्ढा हो गया है, ठीक ना, तो हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन जैसे डालेगा वहाँ पे तो यह क्या होता है, फूल जाता है। फूल जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे बराबर हो जाता है। वो क्या करता है, उससे चेहरे में जो होता है वो ग्लो ले आता है। कौन, हाइलोरोनिक एसिड। हमारा बॉडी ही खुद बनाता है हाइलोरोनिक एसिड, बहुत अधिक मात्रा में बनाता है, ठीक ना। लेकिन किसी किसी को होता है कि बाद में कहीं और अधिक चाहिए उसको, तो क्या करता है, बाहर से इंजेक्शन के रूप में ले सकता है। और जितना भी कॉस्मेटिक सामान जो होता है, जैसे जो क्रीम सब जो होता है, उस समय भी क्या होता है, हाइलोरोनिक एसिड भरा पड़ा होता है, ताकि क्या करता है, देखिए कोई भी क्रीम जो होता है वो कलर को चेंजिंग नहीं करता है, बस वही क्या करता है, उसके जो ना इसको चेहरे में ग्लो लाता है। वो ग्लो लाने का काम कौन कर रहा है, आपका हाइलोरोनिक एसिड करता है, ठीक है। और बहुत से जो काइटिन हो गया, तो से और सब बहुत है जो कि पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। इस सब के बारे में बता चुके थे, एक तरह से ये कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका है। आज जो हम बताएंगे, आज जो कार्बोहाइड्रेट बताएंगे वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, वह कार्बोहाइड्रेट होगा, समझिए ध्यान से, पहले जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट बताए सबका सब क्या था, प्राकृतिक था। लैक्टोज जो दूध में पाया जा रहा था, दूध क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। स्टार्च जो कि पेड़ पौधे में पाया जा रहा था, वो क्या चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। या एक तरह से कह सकते हैं माल्टोज जो कि चना में पाया जा रहा था, वो क्या चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। जितना भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, जितना भी कार्बोहाइड्रेट पढ़े, सब का सब कार्बोहाइड्रेट क्या था, प्रकृति से मिला हुआ था, हम लोग खुद नहीं बनाए हुए थे, ठीक ना। लेकिन हम लोग का जो वैज्ञानिक जो है वो क्या था, अधिकतर हमेशा वो क्या करता है, रिसर्च करते रहते हैं, जिसके आधार पे वो क्या किया कि एक अलग कार्बोहाइड्रेट का खुद से निर्माण किया। किसका किया, खुद से निर्माण किया। पहले जितना भी पढ़ रहे थे वो प्राकृतिक पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार ये क्या किया, खुद से निर्माण किया। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट। देखिए ध्यान से, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट जो होता है कौन कौन है, तो आप सैकरीन का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, सैकरीन का नाम सुने होंगे, ठीक ना। और क्या चीज़ का नाम सुने होंगे, स्पार्टेन का। क्या चीज़ का, स्पार्टेन का। समझ दिन से मुख्य रूप से याद रखिए, और सब है, ठीक ना, सैकरीन और स्पार्टेन। अब एक बात बताइए, इसका क्यों खोज किया वैज्ञानिक, क्या फ़ायदा है इससे। देखिए फ़ायदा क्या हो जा रहा था, जैसे देखिए, जैसे कि हम लोग क्या है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट जो था, हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे थे, हाँ, कार्बोहाइड्रेट जितना अधिक ग्रहण करेंगे उतना क्या होगा, हमारे शरीर में क्या, रक्त में क्या होगा, रक्त में क्या चीज़ होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट जितना खाएंगे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा उतना बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पच के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब वही अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, इंसुलिन। क्या करता है, ये इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है, ठीक ना, ये इंसुलिन हार्मोन इसको क्या करता है, कहाँ पहुँचा देता है, लीवर के पास पहुँचा देता है। लीवर के पास पहुँचाता है, किस रूप में पहुँचाता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर देता है, ठीक ना, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास जमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन जो होता है बनना क्या होता है, कम हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसका बनना इसका कम हो जाता है। तो अब कम हो जाता है तो यही ग्लूकोज क्या होता है, लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में जमा होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब जमा वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो खा ही रहे हैं। खाना हम कम नहीं किए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए आपका, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो भी मीठा चीज़ खा रहे हैं सब कार्बोहाइड्रेट है, लगभग सब। जितना मीठा खा रहे हैं सब कार्बोहाइड्रेट है। वो खाना आप नहीं छोड़ रहे हैं, आपके रक्त में ग्लूकोज का क्या लेवल बढ़ते जा रहा है, और इंसुलिन पावरफुल है नहीं जो कि इस ग्लूकोज को एक तरह से ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर दे। तो ये जो अत्यधिक जो बढ़ते जो जाता है, यही कारण क्या होता है, यही कि बढ़ते रहने के कारण क्या होता है, आपका मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, आपका मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चीनी की बीमारी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ग्लूकोज बढ़ रहा था, इसका मतलब क्या था, ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा था।
ग्लूकोज क्या होता है, 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है, 1 ग्राम ग्लूकोज कितना ऊर्जा देता है, 1 ग्राम ग्लूकोज कितना आता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम। अब यहाँ जितना खाइएगा उतना बढ़ेगा, उतना और ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, यही कारण से जो भी मधुमेह या चीनी बीमारी का रोगी होता है वो डॉक्टर उसको ये बोलता है कि आप मीठा मत खाइए, यानी कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। लेकिन जितना भी मीठा है सब में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन मरीज ऐसा है कि वो मीठा खाए बिना रह नहीं सकता है, मीठा खाए बिना रह नहीं सकता है, बोलते हम खाएंगे ही मीठा। तो अब डॉक्टर के पास क्या उपाय होता है, बोलते ठीक है यदि तुमको मीठा खाना ही है, ठीक ना, तो लेकिन खाओगे तो भाई यहाँ पे कैलोरी बढ़ जाएगा, कैलोरी आपके रक्त में बढ़ेगा तो अब तो मर जाओगे। हाँ, तो ये बोलता है कि कोई वैसा उपाय बताइए जिसमें कि कैलोरी ना बढ़े, जिसमें कैलोरी बढ़े ना, क्या कि देखिए ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज रहेगा तो कैलोरी बढ़ा ही देगा। ठीक है, तो बोलता है ऐसा कोई उपाय लगाए जिसमें कि कैलोरी मेरा ना बढ़े। तो उसके लिए इस्तेमाल करता है यहाँ पे सैकरीन का। क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है, सैकरीन का। सैकरीन देखिए, अब उसको तो मीठा खाने का आदत है, तो सैकरीन क्या होता है, हम लोग जो चीनी खाते हैं, लोग जो चीनी खाते हैं, चीनी से कितना आता है, चीनी से 200 से लगभग 300 गुना मीठा होता है सैकरीन। चीनी से जो है लगभग 200 से 300 गुना मीठा होता है। सोच सकते हैं अगर यदि आप 1 ग्राम अगर सैकरीन खाते हैं, 1 ग्राम अगर यदि हम सैकरीन का यूज करते हैं तो उसके इतना मीठा करने के लिए कितना ग्राम चीनी देना पड़ेगा आपको, 200 से 300 ग्राम, समझिए 200 ग्राम चीनी देना पड़ेगा। बताइए कितना अधिक मीठा है यह। तो डॉक्टर बोलता है कि चलो मीठा का तो उपाय तुम्हारे लिए हो जा रहा है, लेकिन अब देखो इसमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो इसमें कैलोरी जो होता है 0 कैलोरी ऊर्जा होता है। कितनों खा लीजिए, आप 1 किलो खा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपका कुछ ऊर्जा नहीं देगा, सैकरीन आपका कुछ ऊर्जा नहीं देगा। तब मरीज कहता है भाई तब तो मीठा भी हमको मिल जा रहा है, हमको मीठा भी मिल जा रहा है और हमको कैलोरी भी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हमको बोलिए अब सैकरीन खाने के लिए डॉक्टर को बोलता है मरीज। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है खाइए, लेकिन लिमिट मात्रा में खाइएगा, कम मात्रा में खाइएगा। अधिक मात्रा में यदि आप खाते हैं तो आपको क्या होता है, आपका कैंसर या हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ सकती है। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से कि ऐसा था एक तरह से मधुमेह का रोगी जो होता है सैकरीन का स्पार्टन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, सेम चीज लगभग दोनों सेम ही चीज़ है, सैकरीन और स्पार्टन। खाली नाम याद रखिए ना एग्जाम के लिए, सैकरीन और स्पार्टन। चलिए देखिए यही सैकरीन का जो इस्तेमाल होता है, जो कोको कोला सब जो पीते हैं हम लोग, ठंडा जितना पीते हैं वो सब ठंडा में उसका इस्तेमाल होता है। और जितना एक तरह से और एक और चीज़ देखे होंगे जो मिठाई सब भी जो होता है, ठीक ना, बहुत सारा दुकानदार सब इसका भी मिसयूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि चीनी की जगह क्या कर दे रहा है, सैकरीन का इस्तेमाल करता है। जितना भी मिठाई का दुकान सब होता है वो सब भी। और सैकरीन हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक ना, नॉर्मल खाए वो अलग मीटर खाता है, और क्या होता है हर जगह से आपको सैकरीन मिल जा रहा है। जो भी ठंडा पी रहे हैं उसमें क्या होता है, सैकरीन भर भर के दे जा रहा है। ठीक ना, देखिए होता है क्या चीज़ है कि देखिए ठंडा में आपको 10 रुपये में 1 पाउच मिल जाता है पीने के लिए ठंडा। अब उसमें क्या है, उसका कार्टून का पैकिंग हो गया, डिलीवरी चार्ज हो गया और सब अन्य केमिकल उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको फ्रीजिंग का चार्ज हो गया, ठंडा करने का लग गया। ठीक है, और उसके इतना यदि उसको खर्च को उठा रहा है तो उसमें कमाएगा कितना। यदि आपको चीनी दे देगा इतना ठंडा करने के लिए, जितना मीठा होता है वो, यदि 10 रुपये का जो आता है ठंडा, जितना मीठा होता है उतना मीठा करने के लिए उसको 200 ग्राम चीनी लग जाएगा कम से कम। अब बताइए 200 ग्राम चीनी भी लगाएगा, उसको बचेगा क्या। इसलिए क्या करता है वो 200 ग्राम चीनी की जगह पे 1 ग्राम क्या करेगा, सैकरीन दे करके काम निकाल लेता है, मीठा हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है बस जो भी ठंडा सब जो होता है वो सब क्या होता है हम लोग के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो गया है। चलिए देखिए लगभग कार्बोहाइड्रेट का जो भी टॉपिक था लगभग सब खत्म हो चुका है, अब कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है। अब जो स्टार्ट होगा आपका प्रोटीन स्टार्ट करते हैं, लगभग कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट कर देने का। ठीक है, जो भी समस्या आता है वो आप बोलिए, ऐसा नहीं कि बस हाँ कि बस क्लास चल रहा है कोई मतलब नहीं है। देखे बाद देखिए, देखना है देखिए वो अलग में रखा था, आपको अच्छा लगेगा तब देखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ यदि आप देख रहे हैं तो उसके बाद अगर जो भी समस्या लगता है वो चीज़ आप बोलिए। चलिए आज जो आपका स्टार्ट करेंगे हम प्रोटीन, क्या स्टार्ट करेंगे अब, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, प्रोटीन बचा है ना। चलिए भाई साहब प्रोटीन को लेकर के अब जो इससे संबंधित जो चीज़ है, देखिए साइंस एक ऐसा चीज़ है, किसी भी चीज़ के संबंधित जानते जाइए। हाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो जानते जाइएगा ना धीरे धीरे उस चीज़ को लेकर के, धीरे धीरे। ठीक ना, तो आप उसके बारे में कुछ समय बाद संपूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको लगने लगेगा कि ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं था। ठीक ना, अक्सर सबको लगता है बायो लेकर के कि हाँ कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट हार्ड होता ही नहीं है।
बस ये क्रमबद्ध रूप से जानते जाइए उस चीज़ को। लंबा चैप्टर मत देखिए कि हमको 16 चैप्टर 17 चैप्टर पढ़ना, नहीं, जो चल रहा है उसको सिर्फ समझते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रोटीन को लेकर जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन का खोज जो होता है, प्रोटीन का खोज मूलर साहब किए थे। कौन किए थे? मूलर साहब किए थे, ठीक ना। तो देखिए प्रोटीन का खोज मतलब जी प्रोटीन क्या है उसके बारे में कौन बताया आपको? मूलर ने बताया था। कौन बताया था? मूलर ने। अब प्रोटीन का जो होता है नामांकन जो होता है, प्रोटीन का नामांकन या प्रोटीन टर्म जो बोलते हैं, प्रोटीन शब्द जो है वो किसने दिया था आपका? वर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था आपको? वर्जिलियस साहब ने दिया था। अक्सर ना देखते हैं कि गांव में जो होता है ना, जैसे जो जन्म तो बच्चे का माता पिता के द्वारा ही होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे का नामांकन कोई भी कर देता है, दादा नानी चाचा चाची जो भी होता है, कोई भी उसका नामांकन कर देता है, ठीक ना। उस तरह से क्या होगा, उसका खोज कौन किया था? मूलर किए थे, और उसका नामांकन कौन किया था? वर्जिलियस साहब ने किया था। और हम आपको बताए थे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो गया? बहु पोषक तत्व जो होता है, ठीक ना। तो वो बहु पोषक तत्व क्या था? कौन कौन था आपका? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, और क्या था? वसा था। आई तीनों के बारे में बोले थे। जो क्या है? बड़ा है, जो बड़ा पोषक तत्व है, बृहद पोषक तत्व है, जैसे बहु मतलब बृहद पोषक तत्व जो भी है वो सब का क्या होता है? पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, वो भी हमें ऊर्जा दी थी, ठीक ना। तो उसके बाद ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन का भी पाचन होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हुआ था? मुख से शुरू हुआ था। तो ये जो प्रोटीन का जो पाचन होता है, समझिए ध्यान से, प्रोटीन का जो पाचन होता है यह कहाँ से शुरू होता है? पेट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अमाशय भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जठर भी कहते हैं। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ था आपका? पेट से शुरू हुआ था, ठीक है। अब पेट में कौन कौन एंजाइम पचाया था? इस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन कौन था? आपका पेप्सिन था। क्या था आपका? पेप्सिन था। और जो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, रेनिन जो होता है, सॉरी, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको पचाने वाला कौन था आपका? रेनिन था। ये दो एंजाइम जो था पेट में, वो क्या कर रहा था? आपको प्रोटीन को पचाने का कार्य कर रहा था, ठीक है। चलिए आइए, जब आपको बोले थे कि जो चीज़ का पाचन होता है, जिस चीज़ का पाचन होता है वो क्या करता है? हमको ऊर्जा देता है। जिस चीज़ का पाचन होता है वो हमको क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो प्रोटीन जो होता है, जैसे कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है, ठीक ना, और उसका यदि पाचन होता है तो पाचन होने के फलस्वरूप कितना ऊर्जा देगा? ये 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक ना। और कार्बोहाइड्रेट कितना दिया था? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना दिया था? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना दिया था आपको? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा दिया था। तो आप एक चीज़ बताइए, अक्सर हम लोग ऊर्जा के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं? हम लोग कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। प्रोटीन का हम कम करते हैं। प्रोटीन का कम इसलिए कर पाते हैं, होता है क्या चीज़, भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी, वसा भी है, जिससे हम भोजन ग्रहण किए, तो ये तीनों चीज़ हम ग्रहण किए। अब ग्रहण करने के फलस्वरूप क्या होता है कि अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग ग्रंथि में क्या होता है, अलग अलग एंजाइम पाया जाता है। अब भोजन तो हम पहले ग्रहण कर कहाँ किए? मुँह के पास ग्रहण किए हैं। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है आपका? प्रोटीन का पाचन होता है पेट में। अब पेट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो अब मुंह के पास जो एंजाइम होगा वही उसको पचाएगा ना। मुंह के पास जो एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, इसलिए पहले जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, उससे प्रोटीन यहाँ आकर के पचता है, बाद में पचता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल किसका हमको ज़्यादा करते हैं? जो हमको जल्दी ऊर्जा देगा हम उससे कम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा के रूप में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, जब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के बाद क्या आता है? कोशिका विभाजन करने का क्षमता आता है। प्रोटीन कोशिका विभाजन करता है। अब समझिएगा ध्यान से, तो प्रोटीन जो होता है कोशिका विभाजन करता है। इस आधार पर बहुत कुछ मूवमेंट जो होता है, बहुत कुछ पॉइंट जो होता है यहाँ से क्लियर होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग का जो शरीर का जो निर्माण हुआ है उस चीज़ को लेकर के हम समझाते हैं। जैसे देखिए जो नर होता है, ठीक ना, एक नर होता है, एक क्या होता है? मादा होता है। नर से क्या निकलता है? नर युग्मक यानी शुक्राणु यानी स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है, ठीक है। और मादा जो है, मादा से क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है। मादा से क्या निकलता है? अंडाणु यानी ओवम निकलता है। ये दोनों क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया? निषेचन करता है। क्या करता है? ये दोनों को दोनों निषेचन करता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या चीज़ का निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। इसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, जाइगोट क्या है? एक सिंगल कोशिका, एक कोशिका है। देखिए हम लोग हों या हम हैं या आप हैं या कोई भी है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या थे? या जाइगोट ही थे। मेरा भी निर्माण इसी जाइगोट से ही हुआ है।
आपका भी निर्माण इसी जायगोट से हुआ है। सबसे पहले हम लोग जायगोट ही थे और कितना कोशिका की संख्या था उस समय, एक था, लेकिन अभी हम लोग के पास अरबों कोशिका है। सोच सकते हैं, हर जगह कोशिका, हमारा बॉडी का कोई भी अंग है ही नहीं जो कि बिना कोशिका का बना है। सबका सब अंग क्या कोशिका का बना है। बस एक कोशिका का काम अलग अलग है, हर कोशिका का काम अलग अलग है, इसलिए हमारी बॉडी अलग अलग काम करता है। आँख के जो कोशिका आता है वो देखने के लिए मददगार होता है, ठीक ना। एक तरह से क्या होता है, आपका जो रक्त का जो कोशिका होता है क्या करता है, वो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का के लिए मददगार होता है। हर जगह कोशिका, जो मस्तिष्क का कोशिका होता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक ना। हर कोशिका का काम अलग अलग है। चलिए उसके बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं ये क्या करता है। आपका प्रोटीन के बारे में क्या होता है, प्रोटीन क्या करता है, कोशिका को विभाजन करता है। अब देखिए, एक कोशिका था, इसका विभाजन करेगा प्रोटीन, एक से कितने हो जाएंगे, 2, एक से हो गया 2। अब ये था ना, ये इसको भी विभाजित करेगा प्रोटीन 2 में, 1 2, इसको भी 2 1 2। अब ये था ना, इसको भी 2, ये था, इसको भी 2, ये था, इसको भी 2, ये था, इसको भी 2। अब फिर जितना है सबको एक को 2 2 में बदलते जाएगा, विभाजित करते जाएगा, तोड़ते जाएगा। अब बताइए, देखिए स्टार्टिंग हम एक थे, अभी अरबों कोशिका हम लोग के शरीर में है, तो यही विभाजित होते 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 हो गए है ना, समझे। इसका मतलब क्या करता है कि यही विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर ये जो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारा जो बॉडी जो बना है, इतना बड़ा बॉडी कौन बनाया भाई, प्रोटीन ही बनाया ना। वो कोशिका विभाजन नहीं करता तो हम लोग का बॉडी बनता नहीं बनता। इसका मतलब क्या करता है, प्रोटीन जो कोशिका विभाजन करता है, इस आधार पर ये क्या करता है, यह शरीर का निर्माण करता है। क्या चीज करता है, शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, ठीक ना। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कहता है, शरीर को निर्माण करने वाला अंग एक तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। और दूसरा, इसको पहला काम देते हैं, और दूसरा काम ये क्या करता है, घाव को भरता है। क्या करता है, घाव को भरता है। अब समझिए, देखिए सेम प्रोसेस है, घाव को भरता है कैसे, जैसे देखिए एक्सीडेंट हुआ है, आपका यहाँ का मांस कट के गिर गया, यहाँ का मांस क्या कट के गिर गया, यहाँ घाव हो गया है, ठीक है। अब जो गड्ढा हो गया, वो गड्ढा भरता कैसे है, यहाँ के आसपास का जो कोशिका, ऐसा नहीं कि बाहर से आकर रख देते हैं, है ना, कोई मांस ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ऐसा भी होता है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में हम चलते हैं अक्सर, जो होता है उस चीज़ को लेकर के। यहाँ गड्ढा हो गया, ठीक ना। तो गड्ढा हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ आसपास का जो कोशिका आता है, 1 से बनता है 2, 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, 8 से 16, ऐसे विभाजित हो करके यहीं रहता है ना। विभाजित होते 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 कोशिका धीरे धीरे क्या करता है, जो गड्ढा जो होता है उस गड्ढा को क्या करता है, भर देता है, ठीक है। यानी कोशिका विभाजन के ही आधार पर भरता है। तो यही प्रोटीन क्या करता है, ये घाव भरने का भी काम करता है। अब देखिए, तीसरा एक और चीज करता है, उत्तक का निर्माण करता है। क्या चीज करता है, उत्तक का निर्माण करता है। अब समझिएगा ध्यान से, ये बात क्या चीज़ है, सेम बात है, बस खाली घुमा के है, बात सेम है, बस घुमा के है, समझिएगा ध्यान से। अगर देखिए, कोशिका का जो समूह होता है, एक कोशिका नहीं, कोशिका का समूह, कोशिका का समूह जो होता है, कोशिका के समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं, उत्तक, जिसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और टिश्यू के मतलब कि उत्तक के समूह को क्या कहते हैं, अंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गन कहते हैं। अंग के समूह को हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं, अंग तंत्र, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंग तंत्र के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, इससे शरीर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, ठीक। अब बताइए, कोशिका के समूह को हम लोग क्या कह रहे हैं, उत्तक कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारा कोशिका। अब बहुत सारा कोशिका कहाँ से हुआ, एक था, यही विभाजित हो करके बहुत सारा हुआ है। तो ये विभाजित कौन किया, प्रोटीन किया। यानी एक कोशिका को विभाजित करते करते बहुत सारा कोशिका जो बना दिया, कोशिका का समूह जो बन गया, हम उसी को कहते हैं उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक का निर्माण किससे हुआ, कोशिका के विभाजन के बाद हुए जो कोशिका का समूह हुआ उससे हुआ। तो कोशिका विभाजन कौन करवाया, कोशिका विभाजन करवाया कौन, प्रोटीन, ठीक है। तो यही एक तरह से देखिए, कोई भी चीज़ को लेकर के कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा तो उसका एक अलग मजा है। हाँ, एक और चीज़ समझिएगा, या प्रोटीन जो होता है, समझिए ध्यान से, चलिए, प्रोटीन का फ्रीजिंग करने पर उसका उम्र रुक जाता है। उम्र रुक जाता है या वह नष्ट नहीं होता है, ठीक है, उम्र रुक जाता है। मतलब समझिएगा, ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है कि प्रोटीन को फ्रीजिंग करने से उसका उम्र रुक जाता है। मतलब क्या चीज़ है, जैसे समझिएगा ध्यान से, हम लोग का बॉडी किससे बना है, प्रोटीन से बना है।
देखिए हम लोग के त्वचा है ये भी प्रोटीन से बना है, इसके अंदर का मांस जो होता है वो भी प्रोटीन से बना है, हड्डी जो है प्रोटीन से बना है, ये बाल जो है जैसे क्या प्रोटीन से बना है, क्योंकि हर जगह सब टोटल तो है कोशिका से बना है, सबका सब बना है कोशिका से। उस कोशिका को विभाजित करने का काम कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है, तो वहाँ पर प्रोटीन भी है। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। ये फ्रीजिंग करने के बाद जो बोल रहा है कि उसका उम्र रुक जाता है, इसका मतलब क्या चीज़ है? जैसे देखिए कोई भी देखिए हम लोग का सेना का जवान जो होता है, जो हिमालय सब पे जो ड्यूटी करता है, बर्फीले क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा है, ठीक ना, वो ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन से या बर्फबारी से किसी भी कारणवश क्या होता है, वो बर्फ़ में दब जाता है, ठीक ना, तो उसकी यदि मृत्यु हो जाती है, अगर यदि उसकी मृत्यु जहाँ 25 साल में होता है, ठीक है, 25 साल की उम्र में उसका मृत्यु हुआ है, तो वह अगर जिस और अगले 30-40 साल तक वहाँ पड़ा भी रह जाएगा ना, तो जिस एज में उसका मृत्यु हुआ था ना, सेम उसी तरह दिखते रह जाएगा सब दिन। वो बहुत ऐसा होता है, पर्वतारोही भी होता है जो कि हिमालय पर्वत पर चढ़ता है, उसके फिसलने से, फिसल के गिरने से उसका भी मौत हो जाता है। वो लोग का 50-60 साल तक वैसे ही बॉडी पड़ा रहता है, उसका बॉडी क्या आता है, वो नष्ट नहीं होता है। और एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे दिल्ली में कोई व्यक्ति डेट किया, उसको बिहार लाना है, ठीक है, तो लाने में हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं उसको जो है ना बर्फ़ दे दो, बर्फ़ दे दो बगल में। बर्फ़ क्यों देते हैं? क्या उसका बॉडी ठंडा रहेगा ना, तो उसका बॉडी ज्यों का त्यों रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। और कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं, खाना पीने का जो भी चीज़ होता है, उसको फ्रिज में रख देते हैं कि वो ख़राब नहीं होता है। क्या करता है वो, फ्रीजिंग से ठंड के कारण से उसमें जो उपस्थित प्रोटीन जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। फिर ऐसे कोई भी देखते होंगे, कोई भी जानवर सब जो होता है वो मरता है, उसको क्या करते हैं, खुले में जाकर के फेंक देते हैं। खुले में फेंक दीजिएगा, देखिए कुछ समय में क्या होता है, कुछ ही समय में तुरंत वो गल उल जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, धीरे धीरे कीड़ा उसको खत्म कर देता है। ताप अधिक होने के बाद प्रोटीन सही से कार्य नहीं करता है, प्रोटीन अपना गुण खो देता है। जैसे देखिए आपको बुखार है तो आपको भोजन से आपको भूख नहीं लगेगा, जो हार्मोन्स आपको भूख लगाने वाला हार्मोन्स जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता। हार्मोन्स भी किसका बनाता है? प्रोटीन का बनाता है। एंजाइम जो कि भोजन को पचाने का काम कर रहा था, वो एंजाइम्स भी सही से काम नहीं कर पाता, भोजन को पचा नहीं पाता। जैसे आपको बुखार लग जाता है तब ऐसा सब समस्या होता है। बुखार लगने से क्या होता है, आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब बॉडी के अंदर ही तो आपका हार्मोन से, आपका एंजाइम से, दोनों से इसे काम नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि हाँ आप समझते हैं प्रोटीन का जो पाचन सब हुआ था तो कहाँ हुआ था? आपका पेट में हुआ था। कौन कौन एंजाइम पचाया था? आपका पेप्सिन पचाया था। और दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन था उसको कौन पचाने का काम किया था? आपका रेनिन किया था। और सब है भिन्न भिन्न है, पाचन तंत्र में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, उसको लेकर के नॉर्मल जो आता है इससे संबंधित है उसको हम बताएं। चलिए हाँ, प्रोटीन का जो पाचन, हाँ एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक चीज़ बताए थे। जो कार्बोहाइड्रेट जो था, देखिए समझ ध्यान से क्या चीज़ पूछता है, एक और चीज़ क्या चीज़ पूछेगा इसमें से, जैसे हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप क्या चीज निर्माण हुआ था? ग्लूकोज हुआ था। क्या हुआ था? ग्लूकोज हुआ था। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था? C6H12O6। और हम इसी आधार पर हम बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन तत्व से मिलकर बना है? आपका ये कार्बन से मतलब बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम यही देखेंगे प्रोटीन क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए हम प्रोटीन का भी पाचन करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन का यदि हम पाचन करते हैं तो प्रोटीन का पाचन के फलस्वरूप क्या चीज़ बनता है? अमीनो अम्ल। क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है, यानी अमीनो अम्ल बनता है, यानी अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। आप समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या बना, देखिए अमीनो अलग, एसिड अलग, मतलब अलग अलग नहीं है, सॉरी इसमें दोनों जुड़ा ही है, अमीनो एसिड। ठीक है, देखिए एक एमीन ग्रुप बनता है, एक एसिड ग्रुप हो जाता है। इसमें कितने ग्रुप हो जाते हैं? एक एमीन ग्रुप, एक एसिड ग्रुप। एमीन ग्रुप मतलब इसका मतलब क्या हो गया? NH2C एल्काइल रेडिकल्स, इधर हाइड्रोजन, इधर एसिड है ना, तो C OH। एक एमीन ग्रुप, एक एसिड ग्रुप आ गया ना। ठीक है, यही हो गया एमिनो एसिड का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक ना, अब समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें क्या क्या था? आपका कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। इसमें क्या क्या चीज़ है? आपका नाइट्रोजन है, और क्या चीज़ है? हाइड्रोजन है, और क्या चीज़ है? कार्बन है, और क्या चीज़ है? आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, 4 चीज़ है। इसमें कितना था? 3 था। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक्स्ट्रा क्या है? आपका नाइट्रोजन। इसका प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन में पाया जाता है। प्रोटीन में एक्स्ट्रा क्या चीज़ आया? नाइट्रोजन ऐड हुआ। ठीक है, यह भी एग्जाम्स में पूछता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए और एक और चीज़ समझिए ध्यान से, ये जो प्रोटीन जो होता है, या प्रोटीन को लेकर के ध्यान में रखिएगा कि जिससे देखिए हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट जब हम अधिक सेवन करते थे तो वह ग्लूकोज बनता था। ग्लूकोज क्या हो रहा था? ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जा रहा था लीवर के पास, अधिक हो जाने के बाद रक्त में। लेकिन ये प्रोटीन में ऐसा सब कोई भी बात नहीं है। प्रोटीन जमा ही नहीं होता हम लोग के बॉडी में कहीं भी कि अधिक हो गया तो वो जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है प्रोटीन में। प्रोटीन क्या होता है? सिर्फ कार्य होता है उसका,
वो काम करने में बिजी रहता है, हर प्रकार का काम करता है बॉडी में, बहुत प्रकार का काम करता है बॉडी में, ठीक है। वह जमा नहीं होता हम लोग के बॉडी में, जमा होने का कोई प्रावधान उसका नहीं है, वह यूज होता है, उसका कार्य होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोटीन का कार्य क्या चीज़ है। प्रोटीन का कार्य क्या क्या चीज़ है। पहला देखिए कार्य क्या है, यह क्या करता है, निर्माण कार्य करता है। क्या करता है, निर्माण कार्य करता है। देखिए समझिए ध्यान से, यह निर्माण कार्य करता है। निर्माण कार्य मतलब क्या करता है, तो बनाने का काम करता है हमारे बॉडी को, एक तरह से हमारे बॉडी को बनाने का काम करता है। तब हम इसमें जानेंगे कि बॉडी के कौन कौन पार्ट्स को यह प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं कि हाँ समझ लेते हैं, हाथ से समझ लेते हैं। देखिए हम लोग सबसे ऊपर में क्या है, त्वचा है। त्वचा को बनाने वाला अलग प्रोटीन है। इसके अंदर त्वचा को हटा देंगे, देखिए लाल लाल दिखता है जो है ना, वो क्या है, मांस है। वो क्या है, अंदर में मांस है। उस मांस को बनाने वाला अलग प्रोटीन है। उसके अंदर क्या आपका हड्डी है, इस हड्डी को बनाने वाला भी क्या है, अलग प्रोटीन है। इसका लेयर समझते हैं, आइए समझते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे देखिए कि थोड़ा समझाने के लिए कर रही हूँ। ये पतला सा लेयर, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया त्वचा का। उसके बाद थोड़ा मोटा लेयर क्या हो गया आपका, ये मांस का। उसके बाद ये क्या चीज़ का लेयर हो गया, अरे अरे बाबा, ये हो गया आपका हड्डी का। ये जो लेयर जो है ये वाला हो गया आपका त्वचा। ये क्या हो गया आपका, त्वचा हो गया। ये क्या हो गया आपका, मांस हो गया। ये आपका क्या हो गया, हड्डी हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, त्वचा को बनाने वाला अलग प्रोटीन है, मांस को बनाने वाला अलग प्रोटीन है, हड्डी को बनाने वाला अलग प्रोटीन है। ये तीनों चीज़ तो हमारे बॉडी में भरा पड़ा है, ये तीनों चीज़ का ज़रूरत है हमारे शरीर में। और भी अन्य चीज़ों को बनाया हुआ है, भले इस तीनों चीज़ को हम समझेंगे उसको लेकर के। देखिए जो है ना निर्माण कार्य करता है, जो निर्माण कार्य में सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले यह कौन सा प्रोटीन है जो कि निर्माण कार्य करने का काम करता है, मैंने सब करता है, मैंने पहले हम लिखा दे रहे हैं। पहला कौन नंबर में लिखाते हैं, ध्यान समझिएगा ध्यान से, कोलेजन। क्या है आपका, ये कोलेजन प्रोटीन। क्या है आपका, कोलेजन प्रोटीन। देखिए कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, सबसे पहले समझिए ध्यान से, त्वचा का निर्माण करता है। क्या चीज़ करता है, त्वचा का निर्माण करता है। यह क्या करता है, हमारे त्वचा का निर्माण करता है। ये जो त्वचा जो हमारे बॉडी में जो है, इस त्वचा का निर्माण करता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि यह त्वचा क्या, हम लोग बॉडी में सबसे बड़ा अंग बॉडी का कौन सा है, त्वचा ही है। हमारे बॉडी में कौन कौन सा अंग है, आपका लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, हाथ है, नाक है, जैसे ये कान है, ये आँख है, बहुत सारा अंग है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा आपका त्वचा है। पैर में भी देखिए त्वचा है, हाथ में भी देखिए त्वचा है, ये कान के पास भी त्वचा है, ये सीने के पास भी त्वचा है, पीठ में भी त्वचा है, हर जगह त्वचा है। तो कोशिका का शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, आपका त्वचा है। और सबसे बड़े अंगों का निर्माण करने का काम कौन करता है, आपका यह कोलेजन करता है। क्या करता है, कोलेजन करता है। यही कोलेजन की यदि कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, त्वचा जो होता है, त्वचा में क्या होता है, झुर्री हो जाता है। त्वचा में क्या होता है आपका, झुर्री हो जाता है, ठीक ना। त्वचा में झुर्री हो जाना मतलब क्या चीज़ है, समझिए ध्यान से। जब त्वचा क्या है वो सिकुड़ जाता है, त्वचा क्या है वो सिकुड़ जाता है। बहुत कम ही एज में वो बूढ़ा की तरह लगने लगता है देखने में, बहुत कम उम्र में वो बूढ़ा की तरह लगेगा देखने में। कौन, जिसमें क्या हो, कौन व्यक्ति जिसमें क्या हो, ये कोलेजन की मात्रा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, उस व्यक्ति में ये समस्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से उसमें देखते हैं। देखिए हाँ, यदि यही कोलेजन को हाँ, और क्या चीज़, कोलेजन क्या चीज़ का निर्माण करता है, और निर्माण करता है आपका कंडरा का। क्या चीज़ का निर्माण करता है, ये कंडरा का। कंडरा यानी क्या चीज़, टेंडन का। क्या चीज़ का, ये टेंडन का। इसका नाम सुने बहुत बार, कंडरा टेंडन, कन्फ्यूजन तो होता है, याद रखिएगा। ये कंडरा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ये क्या, इसका निर्माण कौन करने में, इसको कौन मदद करता है, एक तरह से ये आपका कोलेजन करता है। ये काम क्या करता है, कंडरा क्या करता है, ये जो मांस जो होता है, ये मांस, ये हड्डी है, ये मांस हो गया, ये हड्डी है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों के यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, ये दोनों को ज्वाइंटिंग करने का काम करता है कौन, आपका कंडरा। कौन करता है, आपका कंडरा। ये मांस और ये हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका कंडरा यानी टेंडन। कंडरा यानी टेंडन। चलिए ये क्या करता है, ये कोलेजन आपका कंडरा का निर्माण करता है, टेंडन का निर्माण करता है। और ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, ये स्नायु बंधन। क्या चीज़ है, स्नायु बंधन का निर्माण करता है, यानी लिगामेंट। क्या चीज़ का, लिगामेंट का। नाम सुनेंगे लिगामेंट का, बहुत बार नाम सुने, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। ये लिगामेंट का भी निर्माण करता है। तो लिगामेंट क्या चीज़ है, आप समझिएगा ध्यान से। लिगामेंट दो हड्डी को जोड़ता है। जैसे देखिए ये हड्डी एक अलग हड्डी है, और यह देखिए अलग हड्डी है ना, ये दोनों हड्डी एक ही तो नहीं है, ये हड्डी अलग है, ये हड्डी
अलग है। ये दोनों हड्डी को यहाँ पे जोड़ने का, जॉइंट पे इसको पकड़ बनाए रखने का काम कौन करता है? इसको इससे जोड़ के रखता है कौन? पकड़ बना के कौन रखता है? आपका लिगामेंट रखता है। कौन रखता है? लिगामेंट। देख सकते हैं लिगामेंट कैसा होता है। चलिए देखिए लिगामेंट कैसा होता है। ये जो है देखिए, ये एक अलग हड्डी है, ये एक अलग हड्डी है। देखिए ये एक अलग हड्डी है, उसके बाद ये क्या है? एक अलग हड्डी है, ठीक ना। समझ लीजिए ये पैर का है, ठीक है। ये हो गया ऊपर का हड्डी हो गया, ये जांघ का हड्डी हो गया, और ये नीचे का हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये दोनों को देखिए तो जोड़ के कौन रख रहा है? ये वाला जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इस तरह से इसको इसमें बांध करके रखा है कि नहीं? ये वाला पार्ट ये बांध करके इसको इसमें रखा है कि नहीं? ये बांध करके रखा है, तो इसी को हम कहते हैं लिगामेंट। ये क्या कर रहा है? दोनों को बांधे हुए, ठीक है। और ये जो अंदर जो होता है ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये जो है ना, ये जो क्षेत्र जो होता है ये सब, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये नरम नरम होता है। ये कार्टिलेज का निर्माण कौन करता है? आपका ये कोलेजन करता है। इसका भी निर्माण करता है कार्टिलेज होता है, तो उसमें हड्डी ही होता है, ठीक है। इसको उपास्थि कहते हैं। हड्डी का थोड़ा सॉफ्ट रूप, थोड़ा नरम रूप। जैसे है देखिए, ये नाक जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये कान जो होता है ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। कार्टिलेज जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक ना, वो मुड़ जाता है, ठीक ना। उसी तरह देखिए ये दोनों जब ज्वाइंट है तो कुछ तो मुलायम चीज दीजिएगा तब ना दोनों में घर्षण नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों हड्डी के बीच, ये हो गया मेन हड्डी, मुख्य हड्डी ये हुआ, हार्ट जो होता है ये मुख्य हड्डी हुआ। ये दोनों को देखिए तो बीच में एक क्या दिया? कार्टिलेज साथ दिया है। कार्टिलेज इसलिए दिया, उपास्थि इसलिए दिया, थोड़ा नरम होता है ताकि दोनों में घर्षण कम हो। और इन दोनों को बांध के रखने के लिए आपका लिगामेंट होता है। क्या होता है? बांध के लिगामेंट होता है, ठीक है। इसको हम स्नायु बंधन कहते हैं, ठीक है। बंधन मतलब क्या होता है? बांधना। देखो ये रस्सी की तरह ना बांध ले, इसको भी टाइट करके बांध ले, इसको भी टाइट करके, दोनों को जोड़ के रखा है, इसको बंधन कर रहे हैं, ठीक ना। माइंड में बहुत लगता है कि लिगामेंट क्या है, स्नायु बंधन क्या है। नॉर्मल सी बात है, दोनों हड्डी को बांध के रखा है ना, इसी को हम लिगामेंट या स्नायु बंधन कहते हैं, ठीक है। ये भी किसका बना होता है? आपका ये भी बना होता है आपका कोलेजन का। क्या बनाता है? आपका कोलेजन का। और ये जो होता है कार्टिलेज का जो बना हुआ पार्ट जो होता है इस वाइट वाला, ये भी किसका बना होता है? ये भी कोलेजन का बना होता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब देखिए क्या हुआ? स्नायु बंधन का निर्माण करता है, समझ ध्यान से। और उसमें देखिए, चलिए अगला क्या है? हाँ, कार्टिलेज जिसको बोले हम। कार्टिलेज इसका मतलब क्या हो गया? चलिए रहने दीजिए इसी में। कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया? उपास्थि का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? ये उपास्थि का निर्माण करता है। क्या चीज़? उपास्थि का, कार्टिलेज का। अभी तक आप जितना भी देखे हैं सबका सब देखे होंगे फ्लेक्सिबल चीज़ है। सब क्या है? फ्लेक्सिबल चीज़ है। ये कोलेजन क्या करता है? त्वचा में, कंडरा में, स्नायु बंधन में और उपास्थि में सभी में लोचन प्रदान करता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, संकुचन प्रदान करता है। देखिए सब संकुचित होने वाला है। त्वचा देखिए संकुचित होता है ना, देखिए इधर उधर डोल रहा है ना, इधर उधर हिल रहा है। अंदर का मांसपेशी भी देखिए। उसके बाद कंडरा जो होता है, कंडरा क्या होता है? देखिए हड्डी से मांस जुड़ा हुआ है लेकिन हिल रहा है कि नहीं? अंदर का मांस भी हिल रहा है कि नहीं? हिल रहा है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और स्नायु बंधन भी क्या करता है? स्नायु बंधन भी क्या? लचीला होता है। क्या देखिए जैसे है तो ये अभी हाथ ऐसे किया, क्या यहाँ से ज्वाइंट किया हुआ है तो ये फैला हुआ है, ऐसे करेंगे क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, ये फैलेगा, ये सिकुड़ जाएगा। इसी तरह से ना इसी तरह से ना साटा हुआ है उसमें, इसी तरह साटा हुआ है, फैलता है, ये सिकुड़ जाता है, ये लिगामेंट, ठीक है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है कौन? आपका कोलेजन लाता है। एक चीज़ देख सकते हैं कि यह कोलेजन क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में हम लोग के बॉडी में है, बहुत अधिक मात्रा में बॉडी में है। यानी जंतु में जो होता है सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। जंतु में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन है। जंतु में क्या हो गया? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। कौन है आपका? यह कोलेजन है। सीधी सी बात है। त्वचा क्या होता है? हम लोग शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। जो हमारे सबसे बड़े अंगों का निर्माण कर रहा है कोलेजन, इसका मतलब वही सबसे बड़ा होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। जंतुओं में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन हो गया? आपका कोलेजन है। कौन सा हो गया? ये कोलेजन है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, अब पौधे में कौन पाया जाता है भाई? पौधे में
सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा आपका? रूबिस्को है। क्या है आपका? रूबिस्को। इंग्लिश में भी रूबिस्को ही होता है। क्या होना था? कौन है? रूबिस्को। एक बात बताइए, पौधे में सबसे अधिक कौन हो गया? रूबिस्को। और जंतु में कौन अधिक हो गया? कोलेजन। अब इसमें एक से गणना कीजिए कि दुनिया में सबसे अधिक कुल मिला करके कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक होगा। अब ये इसके लिए आपको ये बोलना होगा, समझना होगा कि दुनिया में सबसे अधिक जंतु या पौधा। यही बात है, दो ही चीज ना भाई, जंतु या तो पौधा, इसी में प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक ना। तो जंतु में पाया जा रहा है कोलेजन और पौधे में रूबिस्को। तो दुनिया में सबसे अधिक कौन है? पौधा। आकार भी पौधे का बहुत बड़ा होता है, इसलिए कारण से होता है। यदि पूरी दुनिया में बोले कि सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है आपका, तो रूबिस्को। किसमें? तो दुनिया में, या पूरे वर्ल्ड में, संसार में, दुनिया में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो यह रूबिस्को ही हो जाएगा। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी किसके बारे में हम, कौन प्रोटीन के बारे में पढ़े हम? कोलेजन प्रोटीन के बारे में पढ़े, जो क्या क्या चीज़ का निर्माण कर दिया? त्वचा का निर्माण किया, कंडरा का निर्माण किया, लिगामेंट का निर्माण किया, स्नायुबंध, उसके बाद आपका इसका जो उपास्थि का निर्माण किया। ठीक है, चलिए अब अगला हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन हो गया? एक केराटिन प्रोटीन। क्या है? कौन नंबर हुआ था ना, खो होगा, ठीक ना। कौन है? केराटिन प्रोटीन। क्या है? केराटिन प्रोटीन। देखिए केराटिन क्या चीज़ करता है? ये केराटिन प्रोटीन होता है जो कि निर्जीव चीज़ जो है, ठीक है, इसमें जीव नहीं है, वो सब चीज़ का निर्माण करता है हम लोग के बॉडी में। हम लोग का बॉडी में कौन कौन सा पार्ट है इसमें? कांटे से खून ना निकले एकदम, यानी दर्द ना हो। कौन कौन सा है? बाल काट दीजिए दर्द होगा? नहीं। नाखून काट दीजिए दर्द होगा? जिसे गाय सब होता है, गाय का खूर काट दीजिए दर्द होगा? सींग काट दीजिए दर्द होगा? नहीं। वैसा सब चीज़ का ये निर्माण करता है जिसमें क्या होता है, उसको काटने से दर्द ना फील हो या ब्लडिंग ना हो। ठीक है, इसका मतलब केराटिन क्या चीज़ का निर्माण करता है? बाल का निर्माण करता है, ये नाखून का निर्माण करता है, और क्या चीज़ का निर्माण करता है? खूर का निर्माण करता है, और क्या चीज़ का निर्माण करता है? सींग का निर्माण करता है। कौन? आपका ये केराटिन। ठीक है, चलिए इतना तक हुआ कंप्लीट। अब देखिए अगला कौन सी हो गया? क्या खा गा। एक होता है आपका, एक होता है आपका इलास्टिन प्रोटीन होता है। चलिए आपका केराटिन हो गया। केराटिन के बाद जो है आपका चलेगा आपका इलास्टिन प्रोटीन। क्या एक होता है आपका? इलास्टिन प्रोटीन। देखिए ये इलास्टिन प्रोटीन जो होता है, यह इलास्टिन प्रोटीन भी क्या करता है, एक तरह से ये लोचन प्रदान करता है, मतलब संकुचन प्रदान करता है। वो एक तरह से क्या, तो वो फैल सकता है। जैसे देखिए आपका मतलब कि एक तरह नहीं कहते उसको, संकुचन उसमें आना। जैसे देखिए आपका जो रक्तवाहिका जो नस जो होता है, उसको खींचिएगा तो थोड़ा तल रहेगा, थोड़ा दूर तक फैलता है, ठीक ना। यही एक तरह से रक्तवाहिका में क्या करता है, एक तरह से लोचन प्रदान करता है ना, संकुचन प्रदान करता है, ठीक ना। रक्तवाहिका या एक तरह से मांसपेशी भी कर सकते हैं, मांसपेशी में पाया जाता है थोड़ा ये, ठीक है। मांसपेशी में संकुचन प्रदान करता है। क्या करता है ये? संकुचन प्रदान करता है, ठीक है। ये दो चीज़ में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए आपका क्या क्या हुआ, गा आप समझिए ध्यान से। एक होता है आपका वायरल कोट प्रोटीन। क्या होता है आपका? वायरल कोट प्रोटीन। वायरल कोट प्रोटीन क्या चीज़ होता है, यानी वायरल मतलब क्या हो गया, वायरस के लिए यूज किया जा रहा वर्ड, ठीक ना। वायरल कोट प्रोटीन यानी वायरस का कोट बनाने वाला प्रोटीन। वायरस का कोट, कोट हम लोग कहाँ पहनते हैं? शरीर से बाहर। जैसे समझिए ध्यान से, यह वायरस का शेप है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? वायरस का शेप है। तो वायरस जो होता है, वायरस के अंदर जो होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों नहीं होता है। या तो डीएनए होता है या तो क्या होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। अगर यदि उसके अंदर में डीएनए है तो उसको हम डीएनए वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए वायरस कहते हैं। अगर यदि हाँ उसके अंदर में आरएनए है, क्या है उसके अंदर में? आरएनए है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए वायरस कहते हैं, ठीक है। ये अंदर क्या होता है, इसके अंदर में अनुवांशिकी गुण है। तो यदि डीएनए आरएनए के अनुवांशिकी ही गुण होता है, जिस प्रकार का डीएनए रहेगा उस प्रकार से ये वायरस फैलाएगा, अपना प्रजाति को बढ़ाएगा,
RNA है तो RNA के अनुसार से फैलाएगा। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। हाँ, इसी को कवरिंग प्रदान करने के लिए, इसी को सुरक्षा प्रदान के लिए, इस अनुवांशिक को, अनुवांशिक गुण जो होता है यानी अनुवांशिक तत्व जो होता है DNA RNA होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कोट होता है इस तरह से। ये क्या है? एक कोट है, इस तरह से क्या है? एक कोट है यानी बाह्य आवरण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कैप्सिड। क्या कहते हैं हम लोग? वायरस कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वायरस कैप्सिड। ये वायरस कैप्सिड जो होता है यह बनता है किससे? प्रोटीन से। कौन प्रोटीन से? वायरल कोट प्रोटीन से होता है। ये बाहरी आवरण बना के रखता है ताकि वायरस को क्या करे, बाह्य कोई तरह दिक्कत हो उस चीज़ से एक तरह से इसको बचाने के लिए, इसको कवर देने के लिए। ठीक है, ये मुख्य था जो कि प्रोटीन था, जो कि निर्माण करने का काम कर रहा था। ठीक ना। अब देखिए कुछ प्रोटीन है जो कि पाचन संबंधित करता है। क्या चीज़ करता है? भोजन को पचाता है। क्या करता है भाई? अब भोजन को पचाता, भोजन को पाचन करता है। ठीक ना, पाचन करता है। तो भोजन को पाचन कौन करता है? एंजाइम्स करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम भी क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। जो एंजाइम्स था सब क्या चीज़ का बना हुआ था? लगभग एंजाइम्स प्रोटीन का बना हुआ था। जैसे देखिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट था, क्या चीज़ था आपका? यह कार्बोहाइड्रेट जो था इसको कौन पचा रहा था? एमाइलेज एंजाइम। कौन था? देखिए ध्यान से, एमाइलेज एंजाइम। कौन था? इसको पचा रहा था एमाइलेज एंजाइम। जैसे तो एमाइलेज क्या था? एमाइलेज एंजाइम किसका बना था? प्रोटीन का बना हुआ था। और दूसरा क्या था? जैसे देखिए प्रोटीन था। क्या था? ये प्रोटीन था। प्रोटीन को कौन पचा रहा था? जैसे आपका पेप्सिन। कौन था आपका? पेप्सिन। पेप्सिन और अन्य सब, और अन्य सब है, और अन्य सब प्रोटीन है। ठीक ना। आप सुन देखिए, ये प्रोटीन को कौन पचा रहा था? ये पेप्सिन। ये भी क्या है? एंजाइम से, लेकिन ये किसका बना था? प्रोटीन का बना हुआ था। उसके बाद आपका जो वसा जो होता है, वसा को पचाने का काम कौन कर रहा था? आपका लाइपेज। कौन एंजाइम? लाइपेज। यह भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जितना भी सारा का सारा एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने की प्रक्रिया में भाग लेता है, वो किसका बना होता है? आपका प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और क्या चीज़ था एक तरह से? रासायनिक, चलिए ध्यान से, शरीर में रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब एक बात बताइए, शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? आपका हार्मोन करता है। कौन करता है? आपका हार्मोन करता है। अब जो शरीर का जो भौतिक प्रक्रिया का नियंत्रण आपका क्या करता है? न्यूरॉन करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक ना। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? आपका हार्मोन करता है। जैसे समझिए ध्यान से कि मेरा हाथ यहाँ है, मेरा मन हुआ हमको ऐसे करने का, ये क्या भौतिक प्रक्रिया हुआ? ये क्या हुआ? एक भौतिक प्रक्रिया हुआ। तो ये चीज़ जो है ना, ये भौतिक प्रक्रिया, इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? मेरा मस्तिष्क कर रहा है, मेरा न्यूरॉन्स कर रहा है। ठीक ना। लेकिन शरीर के अंदर कितना ग्लूकोज जमा होगा, महिलाओं में पीरियड्स कब आएगा, कितने समय का आएगा, और बहुत सारी प्रक्रिया जो होता है, हम लोग का एक तरह से हम लोग का जो हाइट का जो इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, वो एक तरह से टोटल जो चीज़ होता है वो सब कुछ शरीर के अंदर नियंत्रित कौन करता है? आपका हार्मोन्स करता है। रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम हार्मोन्स का होता है। और भौतिक प्रक्रिया जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर इधर उधर होगा, जो हलचल होगा शरीर का, ठीक ना, बाह्य प्रक्रिया, वो सब चीज़ का नियंत्रण कौन करता है? आपका न्यूरॉन्स करता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं हार्मोन, जैसे देखिए कौन कौन सा हार्मोन हो गया। अब देखिए बहुत हार्मोन है जो कि प्रोटीन से बना होता है, बहुत हार्मोन होता है जो कि वसा से बना होता है। ठीक ना, जो वसा से बना होता है उसको स्टेरॉइड कहते हैं। ठीक ना। और एक तरह से क्या होता है, इससे जो बना होता है ये प्रोटीन कहते हैं। ठीक ना, प्रोटीन से निर्मित कहते हैं। तो प्रोटीन से निर्मित कौन कौन हो गया आपका? जिससे देखते आपका हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। कौन होगा आपका? इंसुलिन हार्मोन है जो कि प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद आपको कौन हो गया? ग्लूकागोन हो गया। क्या हो गया आपका? ग्लूकागोन हार्मोन हो गया। ये भी किसका बना होता है? आपका प्रोटीन का बना होता है। अन्य सभी प्रोटीन का बना होता है। एक तरह समझाने के लिए एक उदाहरण दिए। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या हो जाएगा? यह प्रोटीन अगला और काम का क्या करता है? भोजन को पचाने का काम कर गया, रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम कर गया, और यह क्या करता है? आपको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है आपको? यह सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है, इसका मतलब ये क्या करता है? आपका प्रोटेक्शन देता है। सुरक्षा प्रदान करने इसका मतलब क्या करता है? आपका प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ क्या करता है काम, समझिएगा ध्यान से। देखिए प्रोटेक्शन देने में क्या करता है? पहला देखिए क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है ये प्रोटीन।
आप समझिएगा ध्यान से, ये एंटीबॉडी क्या चीज़ होता है। जैसे देखिए हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो है ना उसके शरीर में जो है ना शरीर का पावर, जैसे देखिए कोई जो युवा सब जो होता है वो क्या होता है कम बीमार होता है, वृद्ध लोग क्या होता है वो अधिक बीमार होते हैं। होता है क्या चीज़, हम लोग के शरीर में क्या होता है एंटीबॉडी अधिक होता है। एंटीबॉडी करता है क्या चीज़, बाहर से जैसे बैक्टीरिया आया, वायरस आया, को हमारे शरीर पे क्या कर रहा है एकदम संक्रमित करने के लिए आ रहा है, तो हमारा एंटीबॉडी जो होता है वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है उसको पहचानता है और उसको मारने का काम करता है। उसको जब मार देगा तो क्या होगा, वह विग्रसित नहीं होगा। यानी एक तरह से कोरोना से भी क्या हुआ, जो जिसका इसका एंटीबॉडी पावर अधिक था, शरीर का क्या था एंटीबॉडी पावर अधिक था, वो लोग क्या हुआ तो कोरोना से बच गया, और जिसके पास एंटीबॉडी पावर कम था वो लोग क्या हुआ संक्रमित होकर के उसका या तो उसको नुकसान पहुँचा या तो वो खत्म हो गया। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करता है, हमको बाह्य रोगों से हमको बचाने का कार्य करता है। ठीक ना, और वही जो एंटीबॉडी का जो निर्माण जो होता है वो कौन करता है, आपका प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन है, देखिए एक तरह से जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन है आपका, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये कहाँ पाया जाता है, आपका रक्त में पाया जाता है। कहाँ पे, रक्त में, प्लाज्मा में। किसमें, रक्त में, प्लाज्मा में। किसमें पाया जाता है ये, रक्त में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। कौन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, यह क्या करता है कि जो बाह्य जो आक्रमणकारी होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसको पहचान करके उसको मारने का काम करता है। ठीक है, चलिए और क्या चीज़ करता है ये, सुरक्षा क्या चीज़ में प्रदान करता है आपका, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का निर्माण करता है। क्या चीज़, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक ना, आप समझिए ध्यान से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का निर्माण करता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो है ये भी क्या है, प्रोटीन ही है। ये करता है क्या चीज़ है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। जैसे देखिए कोई नस है, समझिए ध्यान से, आपको इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, ये एक नस है, ये क्या है, एक नस है। और नस से आपको पता है कि अक्सर क्या होता है, इससे रक्त प्रवाह होते रहता है। इससे क्या होता है, रक्त प्रवाह होते रहता है। अब यहाँ से नस क्या कट गया, यहाँ से नस कट गया, मतलब एक्सीडेंट में कट गया हो या किसी घटना कारण कट गया हो, कट जाएगा तो ये रक्त क्या होगा, इधर जो प्रवाहित हो रहा था, प्रवाहित होते थे, इधर जब छेद हो गया, इधर से कट गया यहाँ से, तो इधर बाहर बहने लगेगा। ठीक है, अब रक्त यदि जब बाहर बह जाएगा तो क्या होगा, बहुत कुछ नुकसान हम लोग के शरीर में हो सकता है। जितना भी भोजन खाते हैं, जितना भी कुछ खाते हैं, सब कहाँ जाता है, रक्त में जाता है। और रक्त बॉडी से बाहर चला जा रहा है तो मेरा खाया हुआ कुछ काम करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, रक्त को बहने से रोकना है। तो रोकने के लिए हम लोग बाहर से जो करे अलग बात है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा सुरक्षा कवच सब है। वही क्या करता है, वही प्रोटीन जो होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन का जो निर्माण किया हुआ है, यह क्या करता है, यहाँ पे थक्का बनाने का काम करता है। थक्का बनाने गाढ़ा जैसा दीवार दे देगा और यह क्या अगर रक्त बाहर प्रवाहित होने से बच जाएगा। इसका जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का मदद करता भी है। कौन कौन करता है, आपका कैल्शियम करता है, आपका कौन करता है, आपका ये विटामिन के करता है। ये सब क्या करता है, और रक्त में एक और जो कोशिका होता है प्लेटलेट्स जो होता है वो भी इसका मदद करता है थक्का बनाने में। लेकिन हाँ, ये भी मददगार उसमें होता है। इसका मतलब इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, चलिए अब आगे क्या चाहिए, प्रोटीन का और क्या काम है, सुरक्षा प्रदान कर दिया प्रोटीन। ठीक ना, अब प्रोटीन क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है, भूल जाते हैं हम, का खा गा का लिखे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्या करता है, ये परिवहन का कार्य करता है। ये क्या कर रहा है, परिवहन का कार्य कर रहा है। तो परिवहन का कार्य कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। क्या करता है, हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पाया जाता है भाई, ये रक्त के आरबीसी कोशिका में, रक्त के आरबीसी कोशिका में यह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह कहाँ पाया जाता है, रक्त के आरबीसी कोशिका में। रक्त में क्या होता है, 3 कोशिका होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स के बारे में बताइए, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है वह क्या करता है, वही एंटीबॉडी है, रोगों से लड़ने में वो भी क्या करता है, मदद करता है। बाद में पढ़ेंगे उसको लेकर के। अभी तत्काल जो आरबीसी जो एक और कोशिका है, वही आरबीसी के अंदर क्या होता है, भरा पड़ा रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही है आरबीसी कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा। और कोई कोशिका का अंग जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और सबसे देखिए आपका लाइसोसोम, राइबोसोम, वो सब चीज़ नहीं रहता है। बस सबसे ज़्यादा इसमें भरा पड़ा रहता है आपका हीमोग्लोबिन रहता है। चलिए उसका जब चैप्टर आएगा रक्त का तो उसमें विस्तृत रूप से बताएंगे। खाली नॉर्मली समझ लीजिए कि रक्त का जो आरबीसी कोशिका होता है उसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, जैसे हम लोग सांस लिए, सांस लेने के बाद जैसे सांस लिए तो ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ क्या है, फेफड़ा। एक इस साइड फेफड़ा है, एक इस साइड फेफड़ा है, जैसे ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है,
ठीक है। और ये भी क्या एक तरह से क्या फेफड़ा दोनों साइड, ठीक है। अब बात समझिए ध्यान से, यहाँ एक हमारा एक कोशिका है, ये हमारा क्या है कोशिका, ठीक है। अब जो भी हम सांस लिए, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ आया, एक तरह से इधर से आया, एक तरह से ऑक्सीजन यहाँ पहुँचा। अब क्या होता है, यहीं से एक रक्तवाहिका गुजरती है, यहाँ से एक रक्तवाहिका गुजरती है, और जितना भी रक्तवाहिका में जो भी ब्लड होता है, सभी ब्लड लगभग हर कोशिका तक पहुँचता है। क्यों पहुंचता है उस चीज़ को समझिएगा। हम लोग जो भोजन ग्रहण किए हैं, भोजन ग्रहण किए तो वो भोजन कार्बोहाइड्रेट से किसमें बदला, ग्लूकोज में बदला ना है। ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है, यह जो कोशिका जो होता है, यह कोशिका में पहुंच जाता है, ग्लूकोज कोशिका में यह ग्लूकोज पहुंच जाता है, ठीक ना। अब हमको चाहिए क्या होता है, हम सुनते हैं कि भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, श्वसन से भी ऊर्जा मिलता है। तो कारण क्या होता है समझिए, हम भोजन से क्या पाए, ग्लूकोज पाए। अभी ग्लूकोज को कोई तोड़ेगा तभी क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा। इसको तोड़ने का काम सिर्फ एक ही करता है, कौन करता है आपका, ऑक्सीजन करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन। अब इस ये जो कोशिका इतना बड़ा क्या बना है, कोशिका बना है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को तो आना जरूरी है। अभी कोई ऑक्सीजन कहाँ है आपका, फेफड़ा के पास है, ठीक ना। अब फेफड़ा के पास से यह ऑक्सीजन क्या होता है, एक बगल से रक्तवाहिका यानी नस गुजरता है, ठीक ना। अब वहीं पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन HB इसको शॉर्ट में लिखते हैं, HB हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को अपने पे बैठा लेगा। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने पे बैठाता है। यह हीमोग्लोबिन इसको बैठा लेगा ऑक्सीजन को, यह ऑक्सीजन को क्या करेगा, इस रास्ते के माध्यम से, रक्त के माध्यम से कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये कोशिका में पहुँच जाएगा। इसे इसी को जूम करके हम यहाँ बनाए, कोशिका के अंदर यह ऑक्सीजन पहुँच जाएगा। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, तोड़ने के फलस्वरूप क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस जल बन जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ATP के रूप में ऊर्जा बनेगा। इसी ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी ऊर्जा, वही ऊर्जा बना हुआ है हमारे बॉडी में। तो हम एक तरह से पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, खड़े हैं, आप देख रहे हैं, दुनिया कोई भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। कौन आपका, ये हीमोग्लोबिन, ठीक। चलिए, एक परिवहन का तो काम कर चुका है, और एक और चीज़ का ये परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है, सुनिए, हीमोग्लोबिन में देख समझ ध्यान से, हीमोग्लोबिन में जो है, ये हीमो जो वर्ड होता है ना, हीमो ये क्या है, एक आयरन है। हीमो क्या है, ये आयरन है। इसी के उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, ये लाल होता है। रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ये हीमो उपस्थिति के कारण, ठीक है। ये ग्लोबिन जो होता है ना, ये है प्रोटीन आपका। ये ग्लोबिन क्या है, ये है आपका प्रोटीन, ठीक है। चलिए, और क्या चीज़ है जो कि इसमें परिवहन करने का काम करता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। एक और प्रोटीन है लिपोप्रोटीन। क्या है आपका, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, एक बात याद रखिएगा, जो देखिए वसा जो होता है, वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या तो फैट कहते हैं, या तो क्या कहते हैं हम, लिपिड्स कहते हैं। लिपिड वर्ड ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना। यहाँ भी देखिए क्या है, लिपो है यानी लिपिड्स है, यानी वसा। मतलब देखिए एक तो वैसा प्रोटीन जो कि क्या करता है, वसा को क्या करता है, अपने साथ लेकर के जाता है। कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, या लिपोप्रोटीन ये क्या करता है, ये प्रोटीन ये करता है कि अथी लीवर में उपस्थित वसा को क्या करता है, ये लीवर में उपस्थित वसा को वसीय उत्तक मतलब क्या हो गया, एडिपोज टिश्यू। इसके बारे में एडिपोज उत्तक तो बहुत बार पढ़े होंगे, एडिपोज उत्तक, ठीक ना। तो एडिपोज टिश्यू में ले जाता है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, जैसे ये क्या हो गया हम लोग का, ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ये लीवर है, ठीक है। ये क्या है, लीवर है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा वसा जमा है, यहाँ पे बहुत सारा वसा क्या है, जमा है, ठीक है। अभी इसके बाद वसा ही चैप्टर होगा, उसको पढ़ाएंगे। नॉर्मली सिर्फ समझिए कि वसा जमा है, क्यों जमा है वो सब कुछ जान जाइएगा उस चैप्टर में। तो यहाँ पे वसा जमा है, ठीक है। अब देखिए, लीवर के पास कोई भी चीज़ विशेष जब जमा होने लगता है ना, वो क्या करता है कि वो भी किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें जब बहुत अधिक जो वसा जमा होने लगता है, तो ये लीवर क्या करता है, इस वसा को ट्रांसफ़र करता है किसके तरफ, वसीय उत्तक। किसके तरफ, वसीय उत्तक में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। वसीय उत्तक, जैसे ये वसीय उत्तक है, इसमें ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ से इस वसीय उत्तक में लीवर से, ये क्या हो गया आपका, लीवर हो गया। लीवर से इस वसीय उत्तक में इस वसा को लेके जाने का काम कौन करता है, इस तरह से यही करता है आपका, ये लिपोप्रोटीन करता है। कौन करता है, ये लिपोप्रोटीन करता है। कौन करता है आपका, लिपोप्रोटीन, ठीक है। यानी लिपिड्स को अपने साथ संयोग करके प्रोटीन आगे बढ़ता है। इसमें होता ये क्या चीज़ होता है, लिपिड्स अंदर भरा पड़ा रहता है, ऊपर से प्रोटीन का आवरण होता है, एक बूंद बूंद टाइप्स का गोला होता है, और क्या करता है, रक्त के माध्यम से यहाँ तक
पहुंच जाता है, रक्त में लुढ़कते लुढ़कते क्या करता है, पहुंच जाता है ये लीवर से वसीय ऊतक तक। ठीक है, ये परिवहन का भी काम कर गया। चलिए अब देखिए इतना सारा क्या हो, इसका काम हो गया, किसका, ये आपका प्रोटीन का, इतना प्रकार का काम किया। चलिए अब हम ये समझेंगे कि ये जो प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन बना है किससे, प्रोटीन क्या है, बना है किससे, ये प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं प्रोटीन के निर्माण के बारे में। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन क्या क्या चीज़ निर्माण कर रहा था वो हम समझें। प्रोटीन क्या क्या चीज़ निर्माण कर रहा था, क्या क्या काम कर रहा था हम लोग बॉडी में, प्रोटीन क्या क्या कर रहा था आपका, एक तरह से बॉडी का निर्माण करने का काम कर रहा था। कोलेजन प्रोटीन जो था, जो कि त्वचा का निर्माण कर रहा था, कंडरा का निर्माण कर रहा था, स्नायु बंधन का निर्माण कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका या केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन क्या चीज़ का निर्माण कर रहा था, आपका बाल का निर्माण कर रहा था, नाखून का निर्माण कर रहा था, गाय सब में सींग का, खूर का, ये सब चीज़ का निर्माण कर रहा था। और क्या चीज़ आपका आया, उसके बाद आया आपका ये वायरल कोट प्रोटीन जो था। वायरल कोट प्रोटीन क्या कर रहा था, वायरस का जो बाह्य आवरण जो होता है उसको निर्माण करने का काम कर रहा था, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन क्या चीज़ का निर्माण किया, आपका हार्मोन्स का निर्माण किया प्रोटीन। उसके बाद क्या चीज़ किया, वो एंजाइम्स का निर्माण किया प्रोटीन। ये प्रोटीन आपको सुरक्षा भी प्रदान कर रहा था एंटीबॉडी के रूप में। एंटीबॉडी के रूप में कहाँ पाया जाता है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो कि किस में पाया जाता है, रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ था, ये एक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो है वह भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रोटीन ही है। वो प्रोटीन क्या करता है, रक्त में थक्का, रक्त को जो थक्का बनाने का काम करता है, ताकि एक रक्त क्या है, बाहर ना निकले। उसके बाद और क्या किया, यह प्रोटीन परिवहन का भी काम कर रहा था। कौन प्रोटीन परिवहन का काम कर रहा था, आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन परिवहन का काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि फेफड़े के पास से जो ऑक्सीजन था उसको उठा करके कोशिका के पास पहुंचा रहा था, ताकि हम लोग के शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो सके, क्योंकि वही ऑक्सीजन जो कि ग्लूकोज को तोड़ सकता है। उसके बाद फिर क्या क्या प्रोटीन, एक लिपोप्रोटीन था। लिपोप्रोटीन क्या कर रहा था, लीवर के पास जो अत्यधिक वसा जो था उसको वहाँ से उठा करके वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू में जा करके जमा कर रहा था। एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि वसा कहाँ जमा होता है, तो वसीय ऊतक में जमा होता है। ठीक है, अंग्रेजी में उसी को एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, कहीं एडिपोज ऊतक लिखा देता है, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करके देता है। चलिए अभी तक प्रोटीन क्या कर रहा था हम उसके बारे में समझ रहे थे, प्रोटीन क्या चीज़ का निर्माण कर रहा था उसके बारे में समझ रहे थे। अब हम ये समझेंगे प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। हम इधर हाल फिलहाल एक चीज़ देखे थे कि जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जब पाचन शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन होने के फलस्वरूप प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या बन जाता है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। देखिए यहाँ से, अब यहीं से कहानी खत्म हो जाएगा इसका भी। देखिए ना, अमीनो अम्ल, अगर प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होने के बाद क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है। पाचन मतलब प्रोटीन को तोड़ना, इसको तोड़ते तोड़ते जब छोटा किया जाता है, किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और सेम आप बता दे रहे हैं, इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा, अमीनो अम्ल को जोड़िएगा तो ये बनेगा, समझे। इसको तोड़ दीजिएगा तो ये बनेगा, और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अमीनो अम्ल के जुड़ने से ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन को तोड़ने से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, बात तो सेम है। ठीक है, चलिए प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, किससे होता है भाई, अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है, अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो अम्ल से होता है। अब देखिए कैसे होता है, हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, देखिए जोड़ेंगे हम अमीनो अम्ल प्लस अमीनो अम्ल प्लस अमीनो अम्ल। ठीक है, लिख दिए। देखिए हर प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, अलग अलग अमीनो अम्ल की संख्या से होता है। जरूरी नहीं कि 10 गो अमीनो अम्ल जोड़ दिए तो ये प्रोटीन बनेगा, सब प्रोटीन वैसे बन जाएगा, नहीं, अलग अलग अमीनो अम्ल के जुड़ने से होता है। बस हम खाली ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अमीनो अम्ल जुड़ता कैसे है। ठीक है, कितनी संख्या में जुड़ के क्या बनता है वो नहीं बता रहे हैं, कि अमीनो अम्ल जुड़ता कैसे है हम ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अमीनो अम्ल का रासायनिक सूत्र बताए थे, एक अमीन ग्रुप है, एक अमीन ग्रुप है, इसका मतलब NH2 है। उसके बाद ये C हो गया, एल्काइल रेडिकल्स हो गया। ठीक है, और क्या अम्ल है ना, तो COOH हो गया, प्लस जोड़िए ये अमीनो अम्ल है, इसका भी क्या होगा, NH2 होगा ना। तो इसको हम रिएक्शन देख, चलिए NH2 हो गया,
सी, एल्काइल रेडिकल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये अम्ल है तो एसिड ग्रुप दे दीजिए, फिर प्लस अमीनो अम्ल है तो अमीनो है तो NH2 दीजिए, ठीक है, फिर सी, इसको R दे दीजिए, H दे दीजिए, अम्ल है तो COOH दे दीजिए। अब समझिएगा ध्यान से, अब इसको हम रिएक्शन कराते हैं, जोड़ते हैं, रिएक्शन कराएंगे। इसको कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको थोड़ा चेंज करेंगे। NH2 को पहले H लिख देंगे, फिर उसके बाद NH, NH2 वही रह गया, यहाँ भी वही करेंगे। देखिए H कर देंगे, इसको NH कर देंगे, N1 H2, सब बात है, ठीक है। अब जोड़ते हैं कैसे, समझ ध्यान से। यहाँ पे रिएक्शन कराता है, आपको एक केमिकल रिएक्शन में होता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखता है, वो क्या कीजिए, वहाँ से उसको जल निकाल लीजिए। केमिस्ट्री में होता है ये चीज़, ठीक है। और यदि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन जहाँ दिख रहा है, उससे क्या कीजिए, जल निकाल लीजिए। देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सब है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो हम क्या किए, इससे OH निकाल लिए, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लिए। जल मतलब कौन चीज़, H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या निकला, H2O, क्या निकल गया यहाँ से, H2O, जल निकल गया ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी क्या निकल गया, H2O, यानी क्या निकल गया, यह जल निकल गया। जल निकल जाएगा, जल निकलने के बाद क्या होगा, सब क्या होगा, धीरे धीरे सब जुड़ जाएगा, तो उसको समझिए ध्यान से। अब जुड़ गया तो उसको हम लिखते हैं क्या, किस तरह से लिखेंगे, समझ ध्यान से। चलिए अब देखिए जुड़ेगा, ये क्या है, अमीनो एसिड था, तो अमीनो एसिड देखिए इसको कैसे लिखते हैं, अमीनो एसिड ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, है, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, अमीनो का ए और एसिड का भी ए लिखते हैं। ए लिखे कोई दिक्कत है ना, अमीनो एसिड कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें ए लिख देते हैं, ठीक ना। अमीनो एसिड ए हुआ, और ये इससे जुड़ा है ना, तो एक बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड, फिर बॉन्ड, फिर एक अमीनो एसिड, ठीक है। इसी तरह से जुड़ते जाएगा, जितना हम देंगे उतना जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में जो बॉन्ड जो बना है, जो बंधन बना है, इस बंधन को क्या कहते हैं, प्रोटीन को जोड़ने वाला बंधन है, इसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको हम, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बंधन। हम ग्लूकोज के बारे में बताए थे, जब ग्लूकोज जुड़ के जब कार्बोहाइड्रेट बना रहा था, जब ग्लूकोज जुड़ के पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो बना रहा था, तो उसमें कौन सा बंधन उसमें कहते थे हम, ग्लाइकोसिडिक बंधन। क्या कहते थे, ग्लाइकोसिडिक, मतलब ग्लूकोज जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बंधन से, ठीक है, और प्रोटीन जुड़ता है पेप्टाइड बंधन से। इसी तरह से जुड़ करके क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण कराएगा। तो अब हम समझते हैं, ये अब मुख्य कौन हो गया, हीरो इसमें। अब अमीनो एसिड हो गया, यानी अमीनो एसिड जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा। तो अब पता करते हैं कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, अमीनो एसिड क्या है, ठीक ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझिए ध्यान से। अमीनो एसिड जो होता है, देखिए ध्यान से, अमीनो अम्ल जो होता है ये 20 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये 20 प्रकार का होता है। यही 20 प्रकार में से अमीनो अम्ल जुड़ के क्या चीज़ करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए इसी अमीनो अम्ल में से कुछ अमीनो अम्ल जो होता है हमारा शरीर बनाता है, कुछ अमीनो अम्ल क्या करता है, हमारा शरीर बनाता है। कुछ अमीनो अम्ल जो होता है हमारा शरीर नहीं बनाता है, शरीर नहीं बनाता। अब नॉर्मली समझिएगा, जो चीज़ आपका शरीर खुद बना ले रहा है, जो चीज़ आपका शरीर खुद बना ले रहा है, वो बाहर से लेकर के क्या कीजिएगा, जो चीज़ आपके घर में पंखा है ही, अब बाहर से खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा, आपको आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि आपके पास है ही। तो जो भी है, जो कि क्या हमारा शरीर खुद बना ले रहा है, तो हमको आपको आवश्यकता है उस चीज़ का बाहर से खाने का, नहीं ना, क्योंकि खुद शरीर बना रहे तो हम उसको बाहर से क्यों खाएं, ठीक है। तो इसका आवश्यकता है कि हम बाहर से खाएं, इसलिए हम इसको कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या कहते हैं हम लोग, अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक ना। इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये हमारा शरीर खुद बना लेता है, ठीक ना। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होता है, इसको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नॉन एसेंशियल कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब बताइए, जो हमारा शरीर नहीं बना पा रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, हम भोजन से प्राप्त करेंगे, या क्या करेंगे, हम इसको भोजन से हम प्राप्त करेंगे, इसको हम भोजन से प्राप्त करेंगे। अब भोजन से प्राप्त करेंगे, इसका मतलब हमको आवश्यकता है, तब ना हम भोजन से प्राप्त कर रहे हैं,
है, तो इसको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम? आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी क्या हो गई है? आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, जो हमें आवश्यकता है, यानी देखिए ज़्यादा अमीनो अम्ल जो होता है हमारा शरीर ही बना लेता है, ज़्यादा हमारा शरीर ही बना लेता है, कम होता है जो कि हमको खाना पड़ता है। इसका मतलब जो 20 गो है ना, 20 को में से 11 गो जो होता है, 11 गो हमारा शरीर ही बना लेता है। ठीक है, और 9 गो जो होता है ना, 9 गो क्या करता है, हम लोग खाते हैं। 9 गो क्या होता है, हम लोग खाते हैं। इसमें से देखिए कुछ जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक ना, उसके पूरा के बारे में नहीं जानना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें से जो होता है, अब हम कुछ टोटल जितना भी है, यह 9 प्रकार है, 9 प्रकार के बारे में जानना जरूरी नहीं है। 11 प्रकार का है, 11 प्रकार के बारे में जानना हम लोग को ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना है। जैसे देखिए, ये एक ग्लाइसिन होता है, इसमें क्या होता है आपका एक, चलिए क्या होगा आपका, एक ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है, ठीक ना, यह क्या है, सबसे सरल अमीनो एसिड है, सबसे सरल अमीनो एसिड है। ये एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक ना, अमीनो एसिड है, ये क्या है, सबसे सरल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जैसे देखिए वो कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन था आपका, ग्लूकोज था ना, सबसे सरल कौन था आपका, ग्लूकोज था। उसी प्रकार से ये एक तरह से अमीनो अम्ल में सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा आपका, ग्लाइसिन है। सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन है, ग्लाइसिन है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद एक होता है टायरोसिन, एक क्या है आपका, टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो अम्ल जो होता है, यह क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए समझ ध्यान से, ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या चीज़ होता है, उस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं, उसका जो पाचन होता है, पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ मुक्त कण का निर्माण होता है। वह मुक्त कण जिस कोशिका में सट जाएगा, उस कोशिका को नष्ट कर देगा। त्वचा के कोशिका में सटेगा, त्वचा कोशिका को नष्ट कर देगा। एक तरह से क्या करेगा, यहाँ से फोड़ा फुंसी सो जो सब चीज़ होता है वो सब चीज़ होना शुरू कर देगा, या त्वचा को सिकुड़ देगा। जिस कोशिका में सटेगा उस कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक ना, अगर यदि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगा तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, या बहुत तरह की बीमारी हो सकता है। बहुत तरह का, आपको कैंसर भी हो सकता है, एक तरह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट के बाद भी हार्ट का कोशिका जो है उसको जाकर ये संक्रमित कर देगा, तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। आपका किडनी की कोशिका हो गया, संक्रमित कर देगा वहाँ पे, तो किडनी से काम नहीं करेगा, तो किडनी फेल हो सकता है। शरीर का कोई भी कोशिका वो संक्रमित करने का क्षमता रहता है, किसके पास, वो मुक्त कण के पास। ठीक ना, उसी मुक्त कण को मारने का काम करता है कौन, जो एंटीऑक्सीडेंट जो पदार्थ होता है वो सब उस मुक्त कण को मारने का काम करता है। उसी एंटीऑक्सीडेंट में क्या पाया जाता है, तो ये जैसे उसी के अंतर्गत ये आपका टायरोसिन भी होता है। ये क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरा पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रकार के बारे में हम जान गए, अमीनो एसिड के प्रकार के बारे में जान के अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा तत्व में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि अंडा में कौन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में कौन प्रोटीन पाया जाता है, ये सब चीज़ पूछता है। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सा तत्व में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना, अब देखिए प्रोटीन इधर लिखते हैं और इसकी उपस्थिति इधर लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से किस में पाया जाता है। चलिए पहला नंबर पहले भी रिपीट हो चुका है, पहला स्टार्ट करते हैं, केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ये केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन जो होता है किस में पाया जाता है, दूध में। किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में, केसिन प्रोटीन। या इसी के कारण से क्या होता है, दूध का रंग क्या होता है, उजला होता है। दूध का रंग क्या होता है, उजला होता है। ठीक ना, एक कैरोटीन जो होता है, वो कैरोटीन के कारण से दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। कैरोटीन के कारण से दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, केसिन के कारण से क्या होता है, दूध का रंग क्या होता है, उजला होता है। चलिए अब दूसरा आता है एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन जो होता है यह पाया जाता है अंडा में। किसमें पाया जाता है, यह अंडा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह अंडा में पाया जाता है। तो अंडा का कौन सा भाग,
अंडा इससे फोड़िएगा ना, निकालिएगा ना, तो उसका जो उजला वाला जो भाग है ना उसमें है। अब पीला वाला भाग में क्या पाया जाता है आपका, वसा पाया जाता है। पीला वाला भाग में वसा पाया जाता है। देखिए हो सकता है इमेज होगा, जरूर होगा इमेज। इमेज भी लगता है डिलीट हो गया था। डिलीट क्या किया इमेज? इसलिए नहीं है। चलिए इसको बात छोटी। तो क्या होता है, जो पीला वाला जो भाग होता है ना, जैसे देखिए ये अंडा इससे निकाले, ठीक है, उसमें बीच में जो होता है ना वो होता है पीला वाला भाग, और बीच वाला जो भाग होता है इसमें पाया जाता है आपका वसा। क्या पाया जाता है इसमें? वसा। और जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है आपका, जो व्हाइट पार्ट है इसमें आपका पाया जाता है प्रोटीन। कौन प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये जो बाहर का जो कवरिंग जो होता है, हार्ड कवरिंग जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए ध्यान से, ग्लोबिन प्रोटीन। क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है आपका? हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है आपका? रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आपका? रक्त में। रक्त का जो आरबीसी कोशिका है उसमें पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही नहीं करता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन को ही सिर्फ नहीं ले जाता है ना, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से लाने का भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए अच्छा अगला देखिए, तीसरा हो गया। चौथा हो गया आपका केराटिन। क्या हो गया आपका? केराटिन प्रोटीन। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। यह किस में पाया जाता है आपका? बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है आपका, खूर में पाया जाता है आपका, और क्या चीज़? सींग में पाया जाता है आपका। चलिए आपका क्या है अगला फिर प्रोटीन कौन सा हो गया आपका? आपका एक्टिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ओहो, एक चीज़ छूटा हुआ था जो हम लोग का, जो हम बता तो चुके थे कि त्वचा का निर्माण कोलेजन करता है। ठीक है, उसके बाद अंदर का जो मांस जो होता है वो मांस का निर्माण कौन करता है आपका? यही चीज़ छूटा था वहाँ पे, जो बोले थे ना बॉडी का निर्माण करने में प्रोटीन का बहुत काम होता है। उसमें से हम इसका तो बता दिए थे, हम कोलेजन के बारे में तो बता दिए थे। ये दो चीज़ छूटा हुआ था। कौन कौन? आपका एक्टिन एवं मायोसिन छूटा हुआ था, और हड्डी को बनाने वाला। एक्टिन और मायोसिन जो होता है ये मांस का निर्माण करता है। किसमें पाया जाता है? ये मांस में पाया जाता है, एक्टिन एवं मायोसिन। मांस देखते हैं एक तरह से नहीं होता, देखिए इसको मांस को ऐसे घुमाइए, देखिए घूम जा रहा है ना, इस तरह से इसको इधर घुमाइए, घूम जा रहा है। ठीक है, ये एक्टिन और मायोसिन का परत होता है जो एक दूसरे पे फिसलता है इसमें, जिसके कारण से ये घूम जा रहा है। लेकिन कोई हड्डी है, हड्डी को पकड़ घुमाइए तो घूम जाएगा, यहाँ सिर्फ हड्डी है, वो पार्ट आपका नहीं घूमेगा। मांस का पार्ट है जिसके कारण क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर फ्लेक्सिबल होगा। ये एक्टिन और मायोसिन का परत जो होता है वो एक दूसरे पे खिसकता है। ठीक है, तो ये मांस का निर्माण करता है कौन? आपका एक्टिन एवं मायोसिन। एक्टिन एवं मायोसिन किसका निर्माण करता है? आपका मांस का निर्माण करता है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद छठा आपका हो गया ओसिन। छठा हो क्या चाहिए आपका? ओसिन प्रोटीन। छठा हो गया कौन आपका? ओसिन प्रोटीन। ये ओसिन प्रोटीन क्या करता है आपका? ये हड्डी का निर्माण करता है। ये ओसिन प्रोटीन किसका निर्माण करता है आपका? हड्डी का निर्माण करता है, हड्डी का निर्माण करता है। चलिए यानी हड्डी का निर्माण करता है तो हड्डी में पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन मांस का निर्माण करता है तो मांस में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए छठा सातवां आपका हो गया ग्लूटेन। क्या है आपका? ग्लूटेन। ये ग्लूटेन क्या करता है? किसमें पाया जाता है आपका? ये गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेन किसमें पाया जाता है आपका? ये गेहूं में पाया जाता है। एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपको बताए थे, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपको बताए थे कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ये एंटीबॉडी का काम करता है। यह रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रक्त के प्लाज्मा में। क्या होता है? ये रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। कौन आपका? ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, चलिए तो लगभग कितना हो गया? ये 7-8 प्रोटीन हो गया लगभग, और कोई प्रोटीन बचा हुआ है लगभग ना के बराबर। चलिए इतना जो प्रोटीन जो होता है ये सब क्या करता है? आपके बॉडी का निर्माण करने में जैसे यह मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तो एक दो बार देखते हैं 2 नंबर का। चलिए एक हिस्टोन प्रोटीन आता है। ये क्या आपका? हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हम लोग का जो कोशिका जो होता है, जैसे देखिए ये कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है? वो नाभिक पाया जाता है। इस नाभिक के अंदर में पाया जाता है आपका ये हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? DNA को चारों तरफ से लपेट के बांधे रखता है।
कौन आपका ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को चारों तरफ से लपेट के बांधे रहता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसलिए हिस्टोन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लियस प्रोटीन, जो डीएनए को बांधे रखता है, डीएनए को बांधे रखता है। डीएनए को क्या करता है, ये बांधे रखता है। लगभग इतना लगभग हो गया 7 8 9 प्रकार का हो गया, लगभग 9 प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। एक तरह से ये सब इसके बारे में थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्स में इसी पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि हाँ केराटिन प्रोटीन, जैसे पूछेगा कि बाल नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो बोलिएगा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी कौन सा प्रोटीन से बना है तो ओसिन प्रोटीन से बना है। गेहूँ कौन से प्रोटीन से बनाते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन से बना है। रक्त का जो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ क्या क्या चीज़ हम, जैसे कि प्रोटीन क्या आता है, हम लोग प्रोटीन हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है तो हम लोग को प्रोटीन ग्रहण करना है, ठीक ना। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से पदार्थ में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब इतना फ़ायदा कर रहा है प्रोटीन तो हमको प्रोटीन खाना भी है शरीर में, ठीक ना। बाहर से जो हम लोग प्रोटीन खाना चाहिए वो प्रोटीन तो हमको खाना भी है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा प्रोटीन जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, यानी कौन कौन से पदार्थ में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए प्रोटीन की उपस्थिति, प्रोटीन की उपस्थिति समझिए। सबसे एक नंबर समझिए, सबसे अधिक अगर समझते हैं तो हम लोग सोयाबीन को समझते हैं। किसको, सोयाबीन को, ठीक ना। बस सोयाबीन याद रखिएगा, एक नंबर सोयाबीन। सोयाबीन अगर यदि आप समझिए ध्यान से, 100 ग्राम अगर सोयाबीन खाते हैं तो आपको 45 ग्राम से 50 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, ये आपको पता चल चुका है। तो हमको खाना भी है प्रोटीन, तब ना शरीर के लिए फायदा करेगा। तो सबसे अधिक को क्या चीज़ हम खाएंगे जिसमें हमको प्रोटीन मिलेगा, तो आपका ये सोयाबीन। सोयाबीन अगर 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं उसमें 45 से 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद सब जो कुछ है जो सब खाइएगा वो 30 ग्राम 25 ग्राम 15 ग्राम इस तरह से होता है। वो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस खाली नॉर्मली सिर्फ सोयाबीन का याद कर लीजिए। सबसे अधिक सोयाबीन जो आप खाते हैं उसमें 45 से 50 ग्राम आपको प्रोटीन उसमें मिल जाता है। तो उसके बाद कौन क्या चीज़ आपका यूज कीजिए, सोयाबीन के बाद आप जो है ना मूँगफली, क्या चीज़ का इस्तेमाल कीजिए आप, मूँगफली। क्या हो गया आपका, ये मूँगफली का सेवन कीजिए। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं, सोयाबीन हो गया, मूँगफली हो गया, उसके बाद आप अंडा का सेवन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और चौथा एक तरह कर सकते हैं आप फलियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलियां मतलब दाल का सब चीज़ जो भी है आपका, जैसे देखिए आपका चना हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जो भी दाल जो है, अन्य दाल जो है, जितना भी दाल में इस्तेमाल किया जाने वाला है वो सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आपका क्या हो गया, दूध हो गया। दूध हो गया या तो दूध से बने उत्पाद, दूध से बने उत्पाद, दूध से बना जो भी चीज़ होगी आपका, दूध से बना एक तरह से हो गया आपका पनीर हो गया, या कोई भी चीज़ जो बना है दूध से बना है, उस समय क्या होता है, प्रोटीन भर भर के पाया जाता है। बस याद रखिएगा सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है, उसके बाद मूंगफली, अंडा, फलियाँ, दूध, ठीक है। बस इतना से याद रखना है। यदि इस चीज़ का यदि हम सेवन करते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर बनी हुई रहती है। अगर यदि हम इस प्रोटीन का हम सेवन अगर शरीर में नहीं करते हैं, प्रोटीन का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार का रोग होने का संभावना तो बढ़ता है ही, लेकिन मुख्य रूप से 2 रोग होता है जो कि हमारे शरीर में बढ़ता है। सबसे ज़्यादा 2 रोग होने का चांस बनता है। देखिए कौन कौन सा रोग है। एक हो गया आपका प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं कि किनको किनको कितना प्रोटीन लगभग खाना चाहिए, कितना कितना प्रोटीन किनको किनको खाना चाहिए। जैसे देखिए कि पहला नंबर एक चीज़ लगते हैं कि जो सामान्य कार्यशील महिला जो है, ठीक ना, सामान्य कार्यशील महिला, नॉर्मल कार्य कर रही है, घरेलू कार्य सब कर रही है वो महिला, ठीक ना, नॉर्मल काम कर रही है, तो उसको कितना प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, उसको लगभग 45 ग्राम प्रोटीन जो होता है प्रतिदिन चाहिए। 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। इसका मतलब 100 ग्राम सोयाबीन खा लेगी, इसका काम चल जाएगा। कैसे 100 ग्राम सोयाबीन में कितना 45 ग्राम लगभग प्रोटीन मिल ही जाता है। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए, जो एक तरह से जो वयस्क जो होता है, वयस्क पुरुष, जो वयस्क पुरुष है तो उसको प्रतिदिन कितना चाहिए, 10 ग्राम, इससे अधिक 55 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए।
महिला से 10 ग्राम अधिक वयस्क पुरुष, ठीक ना, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा गर्भवती महिला, कौन, गर्भवती महिला या दूध पिलाती महिला, दूध पिलाती महिला, ठीक ना, गर्भवती महिला हो जाए या दूध पिलाती महिला जो है उसको प्रतिदिन चाहिए 75 ग्राम, कितना, 75 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। कारण क्या होता है, यह महिला को खुद के जीवन यापन के लिए तो प्रोटीन की आवश्यकता है ही, वो अगर गर्भवती है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बच्चा का निर्माण हो रहा है, बच्चे का निर्माण हो रहा है। निर्माण मतलब क्या चीज़ हो रहा है, उसका कोशिका का विभाजन हो रहा है, एक जायगोट से पूरा बॉडी का बन रहा है। तो बॉडी के बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, इसलिए उसको बहुत अधिक मात्रा में उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है, माँ को भी चाहिए, तो माँ को तो ऐसे नॉर्मल में 45 चाहिए। इसका मतलब ये जो 30 जो जुड़ा है वो किसके लिए जुड़ा है, वह बच्चे के लिए भी जुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद दूध पिलाती माँ, तो दूध पिलाती माँ जो होती है बच्चा से जन्म भी ले लेता है तो वो तो छोटा ही रहता है ना, उसके बॉडी में क्या होता है, विभाजन ज़्यादा होता है, उसका बॉडी का शेप बड़ा होने लगता है। जैसे हम लोग का क्या, अब शेप नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इतना पे करके हम लोग रुक गए। लेकिन बच्चा जो होता है वो तो बढ़ते जाता है तेजी से। और जो माँ खाएगी, जो माँ खाती पीती है, वही सब चीज़ तो उसी के माध्यम से बच्चे के पास भी जाता है, क्योंकि उसके लगभग 5-6 महीने तक तो सिर्फ उसको दूध पिलाया जाता है बच्चे को, तो दूध के सहारे ही ना उसमें सब कुछ जा रहा है। तो माँ प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करेगी तब ना खुद का भी और बच्चे का भी एक तरह से प्रोटीन का जो भी कमी होगा वो दूर होगा, है। चलिए, तो माँ जो गर्भवती महिला हो या दूध पिलाती माँ को कितना, 75 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। अगर यदि यही सब प्रोटीन का कमी हो जाता है हमारे बॉडी में, यदि प्रोटीन का हमारे बॉडी में कमी हो जाए, प्रोटीन का क्या हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए, तो क्या चीज़ होगा, यानी रोग तो होना है, समस्या तो होना, बहुत प्रकार का समस्या होगा, लेकिन मुख्य मुख्य जो रोग है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, 2 रोग है। एक है आपका मेरास्मस, एक क्या है का मेरास्मस, याद रखिएगा, मुँह से याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे हैं, ठीक है। एक मेरास्मस होता है, दूसरा होता है आपका क्वासियोरका, क्वासियोरका। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो मेरास्मस जो होता है ना, यह जिसे बच्चा जन्म लेता है ना, लगभग 1 साल के अंदर के बच्चे को होता है, 1 साल के अंदर के बच्चे को होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती जो होता है सिर्फ लगभग माँ का होता है, उसके पोषण में ज़्यादा से ज़्यादा गलती, वो बच्चा को जो खिलाएगा पिलाएगा वही ना बच्चा खाएगा, ठीक ना। और इसमें मेरास्मस में होता है कि तीनों चीज़ का कमी होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भी कमी होता है, प्रोटीन का भी कमी होता है, और वसा का भी कमी होता है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट और वसा, यह कार्बोहाइड्रेट और वसा जो क्या करता है, उसके शरीर में मोटापा लाता है, क्या लाता है, शरीर में थोड़ा मोटा करता है, ये यानी शरीर को मोटा करता है, यानी उसमें क्या करता है, चर्बी लाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा भी देने का काम करता है, ठीक है, साथ में साथ क्या करता है, ये भी शरीर को मोटा करता है, और वसा ज़्यादा मोटा करता है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये मांस को बनाता है, क्या करता है, प्रोटीन मांस को बनाता है। आप बताइए इस बच्चे में क्या चीज़ होगा मेरास्मस में, ये क्या होता है, ये मेरास्मस जो होता है कितना, 1 साल तक के बच्चे तक को, 1 साल के बच्चे को हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों चीज़ का इसमें कमी हो जाता है मेरास्मस में। अब उस बच्चे में क्या होगा, वो मोटा भी नहीं होगा, यानी शरीर हेल्दी भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो उसके शरीर में मांस भी नहीं बनेगा, जिसके कारण वो इतना पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि आप सोच सकते हो उसका हड्डी पूरा दिखे, एकदम पूरा पेट पूरा अंदर दम रहेगा और हड्डी पूरा दिखेगा उसमें बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या हो जाता है एक तरह से कि और बहुत, देखिए आप देखिए प्रोटीन ही नहीं है तो उसमें बच्चे का पाचन समस्या भी बिगड़ेगा, क्या कि प्रोटीन में जो एंजाइम्स जो होता है ये प्रोटीन से बना होता है। हार्मोन्स भी उसका सही से काम नहीं करेगा, हार्मोन्स भी किसका बनाता है, प्रोटीन का बनाता है, और उसके बॉडी में प्रोटीन है ही नहीं तो सब चीज़ बनेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका क्या होता है, आपका इसका जो है ना बाल झड़ जाता है, क्या होता है, बाल झड़ जाता है, ठीक ना, बाल झड़ जाता है, क्योंकि उसका हार्मोन ही सही से काम, प्रोटीन सही से नहीं काम कर रहा है। तो बाल किसका बनाता है, केराटिन प्रोटीन का। अब प्रोटीन जा ही नहीं रहा है तो ये केराटिन प्रोटीन बाल का बनाएगा कहाँ से, उसका बाल भी झड़ जाता है। चलिए, और समझ लीजिए क्वासियोरकर जो होता है यह 1 साल के बाद क्या होता है, 1 साल के बाद के बच्चे को होता है,
1 साल के बाद के बच्चे को होता है। इसमें जो मुख्य कमी जो होता है, इसमें मुख्य कमी होता है आपका प्रोटीन का। इसमें मुख्य कमी होता है प्रोटीन का। जब सिर्फ मुख्य कमी प्रोटीन का होता है, इसका मतलब इसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इसको जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसको मिल रहा है। और क्या मिल रहा है इसको, वसा इसको क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है। अब देखिए प्रोटीन इसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसके शरीर में मांस नहीं होगा। शरीर में मांस नहीं होगा, शरीर में मांस क्या होगा, नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट वसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यह मोटापा इसको होगा। यह क्या होगा, मोटा होगा। यही कारण होता है क्वासीयोरकर का जो बच्चा जो होता है, उसका जो देह सा सब पचका हुआ रहेगा, पेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसका जो होता है क्या होगा, सब कुछ पचका हुआ रहता है। ठीक ना। इसमें क्वासीयोरकर में क्या था, पेट बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये मोटा तो रहा है लेकिन इसमें मांस नहीं है। तो मांस कहाँ कहाँ होता है, यहाँ होता है मांस, इस सब में मांस होता है। ये पूरा हड्डी दिखेगा, इसमें सीना में मांस होता है, ये सब पूरा हड्डी दिखेगा। ठीक ना, पूरा हड्डी सब दिखेगा, मुंह कान सब पूरा चिपटा हुआ रहेगा, पैर सब चिपटा रहेगा, खाली पेट उसका बाहर निकल जाएगा। किसमें, क्वासीयोरकर में। याद करने का एक ही ट्रिक है कि मेरास्मस, मुँह से मेरास्मस, मुँह से मतलब माँ की गलती से होने वाला रोग, यानी माँ सही से नहीं पोषण दे रही है, माँ खुद सही से नहीं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों का सेवन कर रही है, तो उसी का दूध बच्चा पी रहा है, उसी का दूध बच्चा पी रहा है, तो बच्चा को भी नहीं मिल पा रहा था। तो गलती तो माँ का है यहाँ पे। इसलिए एक तरह से क्या होगा, मेरास्मस किसकी गलती से होता है, माँ की गलती से होता है। तो बच्चा दूध कब तक पीता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, साल भर तक। ठीक ना, तब तक बच्चा को समस्या होता है। ठीक है। लेकिन साल भर के बाद जब बच्चा खुद खाने पीने लायक सब कुछ हो गया है, खा पी सकता है, तब उसके बाद क्या होता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट वसा तो मिलता है लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता। हो सकता है बच्चा खाता नहीं हो, या हो सकता है कि गरीबी ऐसा होता है कि उसको भोजन सही से मिल नहीं पा रहा है। जब तक माँ से मिल रहा था, कुछ मिल रहा था, उसके बाद ये चीज़ क्या, उसको सिर्फ प्रोटीन एक तरह से नहीं मिल पा रहा है। समझे, दोनों समस्या हो सकती है। चलिए, ये क्वासीयोरकर और एक मेरास्मस, ये क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, मुख्य रोग है। ये चीज एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से ऐसा समस्या आया। कौन कौन रोग हुआ आपको, क्वासीयोरकर हुआ, अब मेरास्मस हो गया। अगर यदि आपको प्रोटीन अधिक हो जाए तो अब समझिए ध्यान से, प्रोटीन का अधिकता भी हो जाएगा तो उससे भी रोग होगा। प्रोटीन की अधिकता से रोग, देखिए प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है, समझिए ध्यान से। जैसे देखिए कि आपका ये प्रोटीन का पाचन होने के बाद क्या बना था, अमीनो अम्ल बना था ना। प्रोटीन का पाचन हुआ, क्या बना, अमीनो अम्ल बना था ना। यानी अमीनो यानी एक एमिन ग्रुप, एक एल्काइल रेडिकल, एक H, उसके बाद क्या था, एसिड ग्रुप। ठीक है, ये एमिन ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया आपका, एक एसिड ग्रुप हो गया। ठीक है। अब इसी में क्या होता है, यदि प्रोटीन की अधिकता अगर यदि हो जाती है तो इसी अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन और प्लस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो NH2 था, ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन क्या बन गया, NH3 बन गया। यह बन गया क्या चीज़, अमोनिया। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा विषैला है। ठीक है। अब जो भी हमारे शरीर के अंदर विषैला चीज़ जो होता है ना, उसको मारने का क्षमता भी हमारा बॉडी के पास होता है। ठीक ना। तो इस अमोनिया को खत्म करने का विधि हमारे पास उपाय है। इस अमोनिया को खत्म करने के लिए उपाय है कि इसको क्या करता है, हमारा जो लीवर जो होता है, इस अमोनिया जैसी अमोनिया को क्या करता है, लीवर अपने पास बुला करके इसको बदल देता है यूरिया में। किसमें बदल देता है, यूरिया में। और यह यूरिया क्या होता है, एक तरह से मूत्र के सहारे क्या होता है, ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। लेकिन समस्या यह होता है, अगर यदि अमोनिया का उत्पादन बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक प्रोटीन आप खा रहे हैं, जितना चाहिए शरीर से में उससे कई गुना ज़्यादा खा रहे हैं तो प्रोटीन, तो अब उसमें क्या होगा, अमोनिया का अधिक उत्पादन होगा। यह अमोनिया मानते हैं कि यह अमोनिया क्या, अमोनिया को लीवर यूरिया में बदल देता है। आप मानते हैं कि आपके पास हाथ है, किसी गंदे चीज़ को आप साफ कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ भी गंदा होता है। उसी प्रकार से यह अमोनिया लीवर को भी एक तरह से नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, लीवर में समस्या आपको आ सकता है। ठीक है। चलिए, लगभग प्रोटीन का जो कहानी था बस इतना सा ही था। प्रोटीन का भी कहानी लगभग ख़त्म हो गया था, तो सॉरी ख़त्म हो गया है। ठीक है। चलिए, अब जो अगला जो लेक्चर आएगा वो वसा को लेकर के आएगा, वो भी कोशिश करेंगे एक ही में उसको भी हम खत्म कर देंगे। समय लगा है, ठीक है, समय इसलिए हम लंबा एक क्लास चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय
मिलता नहीं है एक तरह से ये वीडियोज़ बनाने के लिए। जब मिलेगा कोशिश करेंगे लंबा समय हो लेकिन एक कॉन्सेप्ट को हम संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दें। थैंक यू, जय हिंद।